नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम। नमस्कार समाज के सबको। शैक्षिक एवं सामाजिक उत्थान के दृष्टिगत पैरामिलिट्री एवं मर्चेंट नेवी में करियर परक शिक्षा विषय पर आयोजित संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और जैसा कि अभी काफी लोग जुड़ रहे हैं, तो ये जुड़ना हम लोगों का चलता रहेगा। थोड़ा सा हम लोगों को 1-2 मिनट पहले जुड़ना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं समय को थोड़ा सा भी ना आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर रुचिता पाल, साइंटिस्ट जेएनयू न्यू दिल्ली से अनुरोध करूंगा कि हमारे सभी प्रतिभागियों का, हमारे सभी पैनलिस्टों का स्वागत करें। डॉक्टर प्रतिभा पाल मैडम। राजमणि पाल जी, कन्वेनर ऑफ द प्रेजेंट कॉन्फ्रेंस। और आप वर्तमान में आप स्पेशल एडवाइजर हैं इन स्कूल ऑफ एजुकेशन यूपीआरटीओ यू कॉलेज में। धन्यवाद कि आप लोग सभी लोगों के बीच मुझे प्रस्तुति करने का और आप सभी के समक्ष मुझे अभिवादन करने का मुझे मौका मिला और स्वागत करने का एक मौका मिला। और मैं आपको बहुत शुभकामना देती हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे एक हमारे समाज से जुड़े सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आपने एकत्रित किया है। Am I audible? Am I audible? I hope. Audible, madam. Audible. Continue, madam. Okay, thank you. Okay. So it is really a great opportunity for me, and presently मैं एक वैज्ञानिक हूँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वर्तमान में। और मैं एसोसिएटेड रही हूँ जेएनयू से टिल 2010। एंड मेरा जो टॉपिक है वो स्कूल लाइफ साइंसेस रहा है। मैंने मेरी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से के जंतु विज्ञान विभाग से हुई है। और मैं समय को ना ज्यादा समय को का सदुपयोग करते हुए मैं वाणी को अपनी विराम देती हूँ। और मैं हमारे यहाँ जो समक्ष जितने पैनलिस्ट है मैं उनसे मैं आग्रह करूंगी कि वो कार्यक्रम में अपना सहयोग दें। तो मैं इस आज के कार्यक्रम में जो हमारे पैनलिस्ट है उसमें सबसे पहले मिस्टर गिरीश पाल हैं, जो कि आईएएस हैं, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मध्य प्रदेश। एंड और इसके अलावा हमारे कार्यक्रम में की नोट जो एड्रेस होगा वो मिस्टर राजेंद्र कुमार, जो कि सूबेदार हैं, राजेंद्र कुमार पाल जी, जो कि सूबेदार मेजर बीएसएफ हिमाचल प्रदेश में। नमस्कार। और इसके साथ ही मिस्टर श्री राम अभिलाष पाल जी का भी हमें उद्बोधन हमें सुनने को मिलेगा, जो कि सीनियर इंस्पेक्टर हैं सीआरपीएफ में शांतिपुरम में। अगर कहीं मेरी तरफ से कोई त्रुटि हो तो आप जरूर उसको एक्सटेंड करिएगा, क्योंकि हो सकता है बाय टेक्निकल फॉल्ट में कुछ मिस कर जाऊं तो। और नेक्स्ट हमारे जो पैनलिस्ट हैं मिस्टर वकील पाल जी, जो इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर हैं मर्चेंट नेवी मुंबई में। तो मैं इस कार्यक्रम के थ्रू आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ। और ये जो टॉपिक है आज का, करियर इन पैरामिलिट्री एंड इन डिफेंस सेक्टर, ये आज के समय की बहुत जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे देश का आगे बढ़ना में आप इस सेक्टर का बहुत योगदान है। जैसे आने वाले समय में डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत को बढ़ना है। तो अभी ये हमारे समाज से भी इतने लोग इसमें में इतना योगदान है, ये रियली हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है। और मैं अपने आप को बहुत ही आई रियली फील प्राउड to be on this platform, and I heartily again congratulate Dr. Rajmani Pal that who brings me to this platform and gives me opportunity कि मैं आप लोगों के बीच में, एक अपने परिवार के बीच में उन्होंने
आप सभी लोगों से जुड़ने का मुझे मौका दिया। बस मैं इसी के साथ मैं कार्यक्रम आगे के लिए आई हैंड ओवर द बहुत बहुत आई थैंक हैंड यू, ओवर द थैंक आई यू, हैंड ओवर द पोडियम टू यू। थैंक यू मैडम। और बहुत ही सरलतम, साजतम और मृदुल भाष में आपने सभी का स्वागत किया। अब मैं चाहूंगा समय को थोड़ा सा भी ना इधर उधर करते हुए मैं चाहूंगा मिस्टर गिरीश कुमार पाल सर से, आईईएस डिप्टी डायरेक्टर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मध्य प्रदेश से जो हैं, और आप काफी सोशलिस्ट हैं और समाज के लिए खास करके शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रयास निरंतर जारी है। और आपके बारे में सर हमने काफी सुना है और आपकी सोच कहीं ना कहीं हमारी सोच को बढ़ावा देती है। तो सर आज के विषय पे आप प्रकाश डालने के लिए मैं अनुरोध करूंगा मिस्टर गिरीश कुमार पाल सर कि आप अपना अनम्यूट करें और आज के विषय पे प्रकाश डालें। मिस्टर गिरीश कुमार पाल सर, सर अपना आप अनम्यूट कर लें। हेलो जी सर। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? Thank you very much and very good afternoon to all of you. First of all, I congratulate the efforts done by the organizing committee for making available such a wonderful platform where all of us can join together. And also I extend my sincere thanks for inviting me here as a chief guest. In such a difficult time, friends, meeting through video conference has become a reality now. And nobody can ever thought that such a time will come where all of us would cover our face through mask, would maintain social distancing, etc. So I would request all of you that such a difficult time, we should follow the COVID-19 guidelines religiously, because vaccine has not accessible yet. So coming to the topic now, विद्या जो एजुकेशन है, इसका जो महत्व है हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं। मैं यहाँ पे जितनी बातें करूंगा ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सभी लोग जानते हैं, हमें बस जस्ट रिकॉल करना है। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाने पे वो लंका पार कर गए थे, वैसे ये जो हमारे युवा साथी हैं, उनको याद दिलाएं कि मैं कहना चाहता हूं कि विद्या एक ऐसा धन है जिसको न कोई बांट सकता है, न कोई चुरा सकता है। ये बांटने से बढ़ता है। ये आपकी पर्सनालिटी, ये आपके वे ऑफ लाइफ, ये आपका थॉट प्रोसेस, सब कुछ। तो आज का जमाना ऐसा है, हम सब लोग जितने भी हैं, चाहे सरकारें हैं या जो लोग हैं, हम सब शिक्षा को तो देते हैं, शिक्षा उद्देश्य भी है, हम आगे भी करने का मौका। जो मेरे युवा साथी हैं, जो आज बच्चे से थोड़ा एक स्टेप आगे बड़े हो गए हैं, जिनको अपने फ्यूचर की फिक्र, जिनको अपना करियर शेप करना है, मेरी आपका ये जो उम्र है, इसमें आपको बहुत संयमित रहने की जरूरत है। जो एक स्टूडेंट लाइफ है, इसमें आपको बहुत ज्यादा विस्तार देने की वजह संयमित रहें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटे शब्दों में कहूंगा, कोई सफलता का कोई मैं कहूंगा कि मूल मंत्र नहीं है। सफलता हर एक व्यक्ति का एक अपना एक मंत्र हो सकता है। आप अपना मंत्र खुद बनाएं, अपना फॉर्मूला खुद डेवलप करें, जिसका बेसिस सिर्फ इतना होना चाहिए, सबसे पहले अपना गोल निर्धारित करें। हमें से ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, हम जानते ही नहीं कि हम करना क्या चाहते हैं। सबसे पहले हमें निश्चित हो ले कि हमको करना क्या है, हमको अचीव क्या करना है, और उसके बाद उस दिशा में आपको सतत प्रयास करना है, विचलित नहीं होना है।
फोकस अप्रोच हो सकता है, सफलता एक बार में आपको हासिल समय ले सकता है, लेकिन आप अपने किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संतुष्ट करने के लिए अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। आज सूचना क्रांति का जमाना है, कोई भी सूचना हम सबको बहुत इजीली है, बल्कि मैं ये सूचनाएं हमको हमको उनसे बचना है। उन्हीं सूचनाओं होता है कुछ लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वो जो हमारी जो वास्तविक क्षमताएं हैं वो हमें उसका निर्धारण करती हैं, वो बताती हैं कि आप ये कर सकते हैं। अनुकूल परिस्थिति उसने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है, इतनी आसानी से इस मुकाम पे नहीं पहुंचा है। तो संघर्ष से जी न चुराएं, मेहनत करें। और सभी इसका भी हमेशा ध्यान रखें अपने जीवन में कि आपके पीछे आपके जो पेरेंट्स हैं वो रियली अपना बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं आपके लिए। आप उनके जो सैक्रिफाइसेस हैं जाने दें। आप इस बात का ध्यान और पेरेंट्स करूंगा कि वो अपने पाते हैं, क्योंकि मेरा अपना मानना है अगर हम किसी भी चीज करते हो हमें लगता है कि ये फाइनल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी मुकाम पे पहुंच चलेगा कि उसके ऊपर भी बहुत कुछ है। तो जहां जाना चाहते हैं उनको वहां जाने दें। और सभी प्लीज कंटिन्यू सर, ऑडिबल सर। तो समय नहीं, जो जिनकी जो युवा साथी हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में थोड़ा सा नहीं। हेलो ग्रुप में तो है व्हाट्सएप। हेलो, आप जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए बहुत सारे विकल्प खुलते हैं आगे। आप अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं। आप एमटेक कर सकते हैं। आपको गेट स्कोर अचीव करना होगा और गेट स्कोर के साथ में ही आप पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वहां अपना करियर चुन सकते हैं, या यूपीएससी या पब्लिक उसमें भी काफी सारे जल निगम यहाँ पे चुन सकते हैं। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आपका। जो लोग जाना चाहते हैं, अच्छा करियर है। आवाज क्लियर नहीं है अभी? हेलो। यस सर, नेटवर्क थोड़ा वीक हो रहा है, आवाज रुक रहा है आपका। अच्छा ठीक है, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ, फिर शायद आएगा आवाज क्लियर। जी 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 सर। जी जी जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप अपना जो करियर है वो यहाँ एज ए इंजीनियर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा वाइडर स्कोप है। आप गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों तरफ जा सकते हैं, जो कि आजकल की जो अप्रोच है इसमें गवर्नमेंट में जो अवसर है वो कम होते जा रहे हैं, तो प्राइवेट में भी आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। एमएनसीज हैं, अगर कुछ लोग सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड है तो वहां जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं। इसके अलावा अगर इसमें डिफेंस में देखेंगे तो जो हमारे तीनों इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है, वहां पर भी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम ग्रुप ए सर्विसेज के लिए है, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आपको मिलते हैं।
रेलवे डिपार्टमेंट है जो मेजर है, वैसे आप देखेंगे इसमें आपको सब मिलेगा। टेलीकॉम सेक्टर है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, इंस्पेक्शन, सारे सर्विसेज हैं। तो अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो काफी सारे मौके आपको मिल सकते हैं। मैं अभी यही से अपनी बात समाप्त करूंगा और हमारे जो नोटेबल स्पीकर्स हैं जिनका आप इंतजार कर रहे हैं, जो आपको पैरामिलिट्री फील्ड में या और दूसरे क्षेत्रों में अपना अवसर कैसे तलाशें इसके बारे में बताएंगे। मैं फिर से हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसका शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अपने शिक्षा के बढ़ावे के बारे में और अपने आज के विषय से संबंधित तथ्यों पे जो प्रकाश डाला आपने बहुत सरलतम तरीके से, और शिक्षा के महत्व को बताने का जो प्रयास किया, तो मुझे लगता है कि सर के इन संदेशों को, या सबकी ये सोच है कि कहीं ना कहीं शिक्षा ही वो हथियार है जिसकी सहायता से हम स्वयं का और अपने समाज को जो है कोई एक दिशा देने में सक्षम हो सकते हैं। तो इस संदेश को, ये हम सबका दायित्व है कि हम अपने तक ना रोकें, इसको ग्राउंड लेवल पर, ग्रामीण अंचल पे जहां तक भी संभव हो इसको बढ़ावा दें, और तभी ये मेहनत, सर के प्रयास और सबकी विचारधारा जो है सार्थक होगी और हम अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। तो हम बिल्कुल समय को ध्यान में रखते हुए मैं तुरंत चाहूंगा, अनुरोध करूंगा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए। और सर, हम लोगों ने क्वेश्चन एंड आंसर का डिस्कशन का वो भी रखा है, तो उसमें अगर कोई भी भाई हमारे कुछ प्रश्न करना चाहेंगे सर, तो हम लोग उसमें चर्चा कर लेंगे। अगर सर आपको कोई मतलब जल्दी कोई ऐसी मतलब स्थिति ना हो तो सर आप जुड़े रहेंगे। सर आपकी आप सर अनम्यूट। ठीक सर। तो अब मैं चाहूंगा कि मिस्टर राजेंद्र कुमार पाल सर, सूबेदार मेजर बीएसएफ हिमाचल प्रदेश, सर आप अपना अनम्यूट करें और आज के विषय पे प्रकाश डालें। सूबेदार मेजर राजेंद्र पाल सर। सभी को धन्यवाद। जैसा कि सभी को विदित है कि ये जो संगोष्ठी वेबिनार आयोजित की गई है हमारे पाल समाज के लिए, पैरा तो मर्चेंट नेवी में कार्यपरक शिक्षा विषय पर है। और सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय, राजेंद्र कुमार पाल, सूबेदार मेजर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वर्तमान समय में मैं हिमाचल प्रदेश में पदस्थ हूं। मैं इलाहाबाद से करता हूं, शांतिपुरम मेरा रेजिडेंट, और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूं। और मैं सब इंस्पेक्टर SSC से चयनित होकर के मैं इस पद प्रमोट होकर के पाया हुआ हूं। कि आज का विषय पैरामिलिट्री में रोजगार, इस अहमियत इसे पता चलती है कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था, इसके साथ साथ हमें रोजगार देखना है, जिसके लिए हमारे नवयुवक हमारे समाज के लगे हैं। इस पर ये संगोष्ठी की जा रही है। मैं इसमें आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस कोटि में हमारे जुड़े हुए हैं लोग, और मैं इस कार्यक्रम को संचालक मंडल में मुख्य अतिथि महोदय जो श्री आई गिरीश पाल हैं, और बहुत सारे सुचिता मैम हैं। इस साथ मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा डॉक्टर राजमणि जी, जो इस कार्यक्रम को संचालित कर हमारे समाज के नवयुवकों को अच्छी प्रेरणा देकर उनको मार्गदर्शन, रोजगार पर बनाने में
दे हैं। और विशेष आभार व्यक्त करूं श्री सीताराम का, जो कि पूरे संगोष्ठी पूरे कार्यक्रम संचालित करने सहयोग रहे हैं, अपना योगदान है और समाज को विकास को उन्मुख एवं बनाने योगदान दे रहे हैं। जैसा कि आज से हमें डॉक्टर राजमणि जी के से मिला है कि मैं पैरामिलिट्री में रोजगार की संभावनाएं हैं, एजुकेशनल एजुकेशन है और उसकी प्रिपरेशन के बारे में है, अपने नवयुवक समाज के हैं उनको ऐसा मुझे डॉक्टर साहब ने समझा, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ज्यादा बात करते हुए मैं अब मेन विषय पर आता हूं, जो कि पैरामिलिट्री में किस प्रकार से और किस शिक्षा के तहत हम प्रवेश हमारे नवयुवक दे सकते हैं, उस पर हमें अवगत कराना है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पैरामिलिट्री है क्या। पैरामिलिट्री सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूं कि भारत की ऐसी एक फोर्स है जो देश सीमा को, आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षा प्रदान करती है। ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मैं अपने लोगों को जब वो तैयारी करते हैं इस चीज को अपने दिमाग में अवश्य रखें कि पहले ये है क्या। तो मैं इस चीज को बताएगा आप लोग अवगत करा, क्योंकि मैं सर्विस रहा हूं, इस बारे में जानता हूं। पढ़ाई और ऑनलाइन और ग्राउंड ये सारी डिफरेंट होती है जानकारी में, तो मैं लोगों से आज अवगत कराना चाहूँ। पहले हम ये जो पैरामिलिट्री है गृह मंत्रालय होते हैं और गृह मंत्रालय पैरामिलिट्री होती है। पैरामिलिट्री में सबसे पहले में 6 फोर्सों का समावेश है। जो 6 फोर्स हैं ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, आईबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, आसाम राइफल। कहने तो सीएपीएफ भी इसे कहा जाता है। दिल्ली पुलिस भी इसी सीएपीएफ में आती है, लेकिन जहां तक सुरक्षा का सवाल होता है देश की, वो दिल्ली पुलिस सिर्फ दिल्ली जैसी स्टेट को सिक्योर करी है, सुरक्षा प्रदान, इसलिए हम इसमें ना सेट करते हुए ये अलग है। इन 6 फोर्स के अलावा भी लोगों को मतलब कंफ्यूजन है कि और भी फोर्स है, जैसे एनएसजी है, रा, सीबीआई है, पीजी है, सब को भी हम ऐसा मानते हैं कि इसी फोर्स का है, लेकिन इसके कुछ अलग अंग हैं। ये कुछ परमानेंट आप होते हैं और कुछ हमारे इस पैरामिलिट्री जो 6 से हैं डेप्यूटेशन जाते हैं। अब मैं इस पर प्रकाश डालते हुए आप लोगों को अपने को अवगत करना चाहता हूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इन सभी फोर्सों के लिए वो प्रकार है। पहले इसको कैटेगरी वाइज बांटा है। सबसे पहले हम ऑफिसर्स को लेते हैं जिसको यूज कहा जाता है। दूसरा एसओस जो होते हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर, जिसको आर्मी में एसयू बोला जाता है, वो है। तीसरा है कैटेगरी है कांस्टेबल जीडी, जो कि मेन इस पर भर्ती किए जाते हैं। हम आपको स्टेप वाइज स्टेप आएंगे। चौथा इसी में कांस्टेबल ट्रेडमैन का, जो हमारे स्टाफ को करते हैं, जो फोर्सों को सहायता पहुंचाते हैं, उनके बारे में हम इनकी क्वालिफिकेशन, भर्ती की प्रक्रिया कैसी है। और इसके साथ साथ कुछ सहायक हमारे इवेंट होते हैं, जैसे फोर्स में सभी में हैं, सारी फोर्सों में
जैसे सिग्नल है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, यानी क्लियर जिसको बोलते हैं, इस सारे इनके बारे में हम आप टच करेंगे। इसके साथ अब मैं आपको मेन पर आता हूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले मैं अधिकारी के संदर्भ में बात करना चाहता हूं कि भर्ती की क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं आप बताना चाहता हूं, फोर्स ये जो कम्युनिटी फोर्स, इसके जो ऑफिसर होते हैं, सबसे उच्च पर जो भर्ती होने की प्रक्रिया है वो असिस्टेंट कमांडेंट पद पर नियुक्त किए जाते हैं। मैं आप बताना चाहता हूं कि यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहां से परीक्षा ऑर्गेनाइज जाती है और ये लोग यहां से चयनित होके आते हैं। जहां तक रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें एक स्टेप वाइज सिस्टम है। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं, सबसे पहले इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हमें पीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ग्रेजुएशन होना मस्ट है। ग्रेजुएशन के साथ साथ हम आते हैं एज प्रोफाइल। पहले 20 साल करता था, लोग भर्ती हुए थे, जब हम लोग करते थे भर्ती हुए थे, लेकिन अभी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट करके 20 से 25 एज के बीच किया गया है। इसके साथ साथ जो वाइज कैटेगरी है, जैसे जनरल, ओबीसी या एससी एसटी, इनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन का कि आप सभी है, हम नवयुवक जितने तैयारी करने वाले ओबीसी को 3 साल, 25, 3, 28 जाता है। इस साथ एससी कैटेगरी को जैसा कि पता है कि 5 साल। अब यहां पर हम इस प्रोफाइल के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें परीक्षा प्रोफाइल इस तरीके से करते हैं। इसमें क्या पेपर होते हैं? इसमें 2 पेपर होते हैं। इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूपीएससी 2 पेपर सेट किया हुआ है, जो कि पहले पर होता है। उसमें जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस, जैसा कि जो हमारे युवक हैं, जो भी तैयारी करने वाले हमारे समाज के युवा वर्ग हैं, वो जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ है। इसमें 250 का होता है और 2 घंटे पेपर होता है। 125 क्वेश्चन इसमें कवर किए जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से ये पेपर होते हैं। इसमें जो कैंडिडेट देना चाहता है वो देता है। इसके बाद मैं सेकंड पेपर के बारे में आप बताना चाहता हूं। एक सेकंड पेपर होता है जिसमें जनरल स्टडी, एसे, कंप्रिहेंशन और इंग्लिश ग्रामर पूर्ण को कवर किया जाता है। ये पेपर सिर्फ इंग्लिश में दिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। ये जो ऑफिसर्स यूपीएससी के परीक्षा देते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी विश्लेषणात्मक होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इंग्लिश में ही इसका उत्तर देना होता है। तो मैं इस चीज यहाँ पर आप लोगों को दबाव दे करके विशेष रूप से अवगत कराना चाहता हूँ कि इसको इंग्लिश भी देना पड़ता है। यहाँ पर मैं आप बताना चाहता हूँ कि यहाँ इंग्लिश का बहुत ही योगदान है। इसके साथ साथ ये भी पर जो सेकंड होगा वो 200 नंबर का होता है और 2 घंटे आपको टाइम में है हमारे युवा वर्ग। इसके बाद यहीं आप फिर क्लियर करना चाहूँ कि जब इसकी कॉपी जज जाती है, फर्स्ट पेपर की कॉपी जो जब जजी है या चेक है, चेक होने के बाद जब पहले पेपर में डेट्स पास होता है, उसके बाद ही सेकंड पेपर की कॉपी चेक जाती है।
कॉपी नहीं की जाती। यदि फर्स्ट पेपर में या हमारे नौ युवक होते हैं तब सेकंड की चेक होती है, जो कि 200 नंबर्स की है। इसके बाद तत्पश्चात हमारा मेडिकल का प्रश्न शुरू होता है। जब दोनों पेपर आप क्लियर करते हैं तो पीईटी का है, पीईटी फिजिकल एफिनिटी टेस्ट, इसके लिए कॉल किया जाता है। तत्पश्चात इसका जैसे ही तीनों परीक्षाओं आप पास कर तब आपको फाइनली यूपीएससी बोर्ड के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू कॉल के लिए 150 अंकों का निर्धारित नंबर किया गया है, जिसमें 150 मार्क्स का होता है, जिसमें जो विद्यार्थी जो हमारे 9 प्राप्त करते हैं, टोटल आने के बाद जो लिस्ट में आता है, फाइनल रिजल्ट करते हैं, उस मेडिकल का किया जाता है। ये नोडल एजेंसियां होती हैं, जिसे लैबोरेटरीज 6 को दे दिया जाता है, मेडिकल है या उनके डॉक्टर मेडिकल पैनल द्वारा करते हैं। करने के बाद फाइनल सिलेक्शन करके इस तरीके से का यूपीसी में कमांडेंट चयन किए जाते हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ कुछ क्वेरीज होंगी बाद में, उसको छोटा सा बताना चाहूंगा कि ऑफिसर्स केस में जो होता है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। जैसे आंख के ही संदर्भ में ले लीजिए, आंख में और परीक्षाओं में मैं नहीं, आगे मैं बात करूंगा। यहाँ पर जैसे आपको ग्लास आपको लगता है, जिस विद्यार्थी को, जिस हमारे लोगों को, जिस सबके विद्यार्थी, वो इस इच्छा से हिचकिचाएंगे, क्योंकि यहाँ यह ग्लास लागू होता है। आंख इतनी ज्यादा गड़बड़ ना हो या खराब ना हो, जैसे सीबी है, कलर ब्लाइंड है, ये ना हो। नॉर्मली 5, 6, 9 और भी हो तो ये फेल कर लेते हैं। इस तरीके हमारा एक रेल का जो प्रोसेस है ये इसी से होता है। रही फिजिकल में इसमें एक क्राइटेरिया है, आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मिलिट्री में लड़कियों भी बहुत ही अवसर प्रदान किया गया है और आने लगी हैं। लड़कियों भी अलग क्राइटेरिया है फिजिकल के लिए, सिर्फ रेल के लिए कोई क्राइटेरिया अलग नहीं, सेम जैसे कैंडिडेट्स को है उसी तरीके फीमेल कैंडिडेट्स। तो सर्वप्रथम फिजिकल टेस्ट में मैं पहला टेस्ट होता है 100 मीटर होता है, 16 फीट मेल है। 100 ही मीटर की दौड़ फीमेल भी, लेकिन उनका टाइम बढ़ा करके 18 सेकंड किया गया। फिर दौड़ का एक पार्ट और है 800 मीटर मेल के लिए, जिसमें से 3 मिनट 45 रखा गया है। उसके बाद फीमेल के लिए की जो दौड़ है वो 4 मिनट 35 सेकंड एक फालतू दिया गया। इसके बाद लॉन्ग किया गया, जो 3 चांस क्लियर करना होता है। मैन के 3.5 यानी 3 मीटर, उसके साथ फीमेल के लिए 3 मीटर जंप जहां है 3 चांस मिलता है। 3 चांस में नहीं हो पाता तो उनको आउट कर दिया है। ये परीक्षा इंटरव्यू के पहले ही हो जाती है, फिजिकल इंटरव्यू पहले ही होता है। मैं इस चीज को बीच बताना चाहता हूँ। इसका शॉर्ट पुट बीच में रखा गया। मेल के लिए है 7.2 kg का शॉर्ट गोला होता है, मिनिमम 4.5 मीटर फेंकना होता है, जबकि महिलाओं के लिए नॉट एप्लीकेबल है। महिला कैंडिडेट के लिए ये लागू है। के साथ साथ टोटल 6 अंकों का एग्जाम यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट जो पैरामिलिट्री कैंडिडेट हैं उनके लिए निर्धारित किया गया, जो लिस्ट बनती में ऑफिसर सेलेक्ट है। इसके साथ अब मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूं, जो सीपीओ के नाम से या अब हमारे तैयार करने वाले जो नवक हैं उसे सीजीएल कहते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो एसएससी ऑर्गेनाइज करता है।
इसमें भी 2 पेपर होते हैं। मैं इसकी सबसे बड़ी विशेषता बता दूं, ये प्रेजेंट टाइम में ये ऑनलाइन परीक्षाएं ऑर्गेनाइज की जा रही है, कंप्यूटर बेस्ड है। इसमें सबसे पहले एज सेम 20 से 25 एज रिलेशन हमारे समाज के लिए 3 साल रखा गया है। साथ साथ जो रिटन एग्जाम का क्राइटेरिया है उस प्रकार है, जो ऑफिसर से भिन्न है, सेम है लेकिन भिन्न है। जैसे इसका पेपर इसमें भी हुए हैं। पहला पेपर होता है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, 50 मार्क्स का है, जो 50 क्वेश्चन आते हैं। इसी में द पार्ट होता है स्टडी का, वो भी 50 मार्क्स और 50 क्वेश्चन होते हैं। मैं यहाँ पर फिर पढ़ना चाहता हूँ, उसमें तो सेकंड पेपर हुए हैं। पहला पेपर पहले एग्जाम हो जाता है, यदि आप इसको क्वालिफाई करते हैं तब आप सेकंड पेपर के लिए आपको दोबारा 1 महीने बाद जब भी ऑर्गेनाइज करती है तब वो देकर दोबारा परीक्षा करता है। सर दूसरे पेपर में सर जो उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, सर को इसमें मैथ वगैरह की जाती है। सर इसमें 50 होता है, 50 सर क्वेश्चन होते हैं जी। हाँ सर, कह रहे थे किसी कारण से हम लोग डिस्कनेक्ट होते हैं तो पुनः ऐसे ही जुड़ जाएंगे। मुझे सुन पा रहे हैं सारे लोग? ऑडिएबल हूं मैं? जी जी सर, कंटिन्यू करें सर, आप अपना अनम्यूट करें सर, कंटिन्यू। ओके, तो जो सेकंड पेपर हो काफी मतलब फर्स्ट पेपर में क्रॉस होगा, पास होगा, दूसरी काफी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, वो भी 2 घंटे 200 क्वेश्चंस का होता है, 200 मार्क्स का होता है। पास होने के बाद फिजिकल कंडक्ट किया जाता है, जिसको कहते हैं पीटी क्राइटेरिया सेम हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़ा किया जाता है ऑफिस अपेक्षा। इसमें मेल कैंडिडेट को 16 सेकंड वही समय है, सेम 100 मीटर है, 12 सेकंड निर्धारित किया है पास। मेल कैंडिडेट को फिर एक और दौड़ है 6 किलोमीटर की जाती है, जो 6 मिनट होता है, उनको पास होना है। फीमेल के लिए यहाँ दौड़ को जो 1.6 है उसके 800 मीटर ही रखा गया है, जो कि 4 मिनट में नाव के लिए कवर करना होता है। लॉन्ग जंप भी इसमें है, मेल के लिए 3.6 मीटर है, जो कि 3 में क्लियर करना होता है। फीमेल के लिए 2.7 मीटर, जो कि 3 चांस में ही क्लियर पड़ता है। हाइट यहाँ पर रखा गया है, मेल के लिए 1.3 मीटर 3 अटेम्प्ट में, और फीमेल के लिए 3 फीट हाइट करना पड़ता है। मैं अपने जो हमारे समाज लड़कियां हैं तैयारी में लगी हुई हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगी कि उनके लिए भी यहाँ हाई जंप का प्राविधान किया गया है। यहाँ पर शॉर्ट पुट है, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया। मेल कैंडिडेट्स के अलावा यहाँ पर फीमेल पुट के लिए है। इस तरीके से हम पहली सेकंड कैटेगरी को सबऑर्डिनेट होते हैं यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद फाइनल रिजल्ट के बाद यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद रिजल्ट घोषित किया है। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है जीडी, जो आज के दौर में हमारे समाज में से अधिक कैंडिडेट्स नवयुवक तैयारी कर रहे हैं। मैं उस में बात करना चाहता हूँ। जीडी के लिए जो एज प्रोफाइल है वो थोड़ा सा कम है, जो कि 18 से 23 साल है। 18 से 23 साथ ही जो एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज जो ओबीसी कैंडिडेट्स को मिलता है वो 3 साल है ही है। एजुकेशन, यहाँ पर एजुकेशन में बताना चाहता हूँ 12 पास लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए यहाँ किया गया है 10 पास ही कांस्टेबल के लिए ट्राई कर सकती हैं। मैं यहाँ पर करके फिर कहना चाहता हूँ, लड़कों के लिए 12 पास है और लड़कियों के 10th पास ही
कर सकती हैं कांस्टेबल जी के लिए। इस वेट का प्रोफाइल भी रखा है, जो हाइट मेजर हाई है, यहाँ पर वो हाइट के अकॉर्डिंग वेट को लिया जाता है। जैसे मिनिमम 40 केजी होना चाहिए और मैक्सिमम 70 केजी अधिक वेट को वो अनफिट कर देते हैं। यहाँ पर जो जनरल की हाइट कैटेगरी है 71 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ऑफिसर और जेसो बताया मैंने, सबऑर्डिनेट ऑफिसर के लिए वो भी है। हाइट मेल के लिए है ये, और मेल की चेस्ट का जो प्राविधान किया है वो 80 से 85 सेंटीमीटर किया है। फिर यहाँ फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग है हाइट, ओबीसी और जनरल की 157 सेंटीमीटर हाइट है, और एससी एसटी के लिए 101 है, जो कि आप लोगों को विदित है। यहाँ पर मैं फिर यहाँ एग्जाम क्राइटेरिया जो होता है रिटेन का, वो थोड़ा सा जो दो परीक्षाएं हैं ऊपर की उनसे भिन्न है, उनको सिंपलीफाई करके, ताकि वो कांस्टेबल के लेवल की बनाया गया है, और कम समय और कम टाइम और कम क्वेश्चन के उनको ट्राई कराएं। इसमें भी मैं आप देना चाहता हूं कि 100 नंबर का होता है टोटल एग्जाम, जिसमें से 4 कैटेगरी भी है प्रश्नों की, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस जो होता है और रीजनिंग होती है वो 25 मार्क्स की होती है। 25 क्वेश्चन ही निर्धारित किए हैं, जो कि 1 नंबर के होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन। और एलिमेंट्री है इसमें, जो बेसिक जो हमारे नवयुवक तैयारी कर रहे हैं, वो बेसिक एलिमेंट्री का मतलब जो हाई स्कूल कक्षा 1 के 11-12 तक जो मैथ पढ़ी जाती है उसी से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो चौथा है वो इंग्लिश हिंदी है, इसमें इंग्लिश ग्रामर से और हिंदी पर एशिया राइटिंग वगैरह जैसे प्राविधान रखे गए हैं। इसके से 50 नंबर का वो भी है, 25 क्वेश्चन होते हैं, उनको कवर कर रहे हैं। इस प्रकार टोटल 100 नंबर का होता है। पास होने के बाद जब एसएससी इसको कॉपियां चेक करने लेता है, 1-2 महीने बाद रिजल्ट घोषित कर देता है, तब पीईटी होता है। मैं फिर बताना चाहता हूं, पीईटी इन दोनों कैटेगरी ऑफिसर जेसीओ की है उनसे थोड़ा भिन्न है। इनको टफेस्ट कैटेगरी में रखा जाता है, इनको टफ और करना होता है, इसलिए इनका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो थोड़ा सा टफ रखा गया। उसके लिए मैं अपने नवयुवकों को, अपने समाज के बहादुर तैयारी करने वाले जवानों को नवयुवकों को बताना चाहता हूं कि इसके लिए मेल का रनिंग का प्राविधान है वो 5 किलोमीटर रखा गया है। 24 मिनट उसको मिनिमम टाइम में आना होता है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में और 8 मिनट 30 सेकंड में इसको कवर करना होता है। बाकी की सारी जंप है, जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप, सारे के सारे प्रोविजन एज वेल एज ऑफिसर्स और जेसीओ की तरह है। यहाँ पर हमारा तीसरी कैटेगरी खत्म समाप्त है। नेक्स्ट कैटेगरी एक आती है एडम स्टाफ, जैसे हमारे ट्रेडमैन होते हैं जो सिविल में तो सर हम इनको दूसरा कुछ बोलते हैं, हमारे यहाँ कांस्टेबल ट्रेडमैन के तौर पे बोला जाता है। जो कांस्टेबल ट्रेडमैन है, जैसे बार्बर हुआ, कुक हुआ, वॉशरमैन हो गए, सारी कैटेगरीज जो है कांस्टेबल ट्रेडमैन में आती है। इसके लिए कोई ऐसी एग्जाम नहीं कंडक्ट की। इसके लिए हमारा डायरेक्टरेट है, जो सारी फोर्सों के डायरेक्टरेट अलग अलग तरीके से, जैसे हुआ, सीआरपीएफ हुआ, आईटी हुआ, सब अपने अपने तरीके से वैकेंसी डायरेक्टरेट से निकालते हैं रिक्वायरमेंट बेसिस पर। उनके लिए बोर्ड का गठन होता है, जैसे फ्रंटियर, जोनल, इस तरीके से हर स्टेट फॉर्म फिलअप करते हैं। उसके बाद बोर्ड होता है। सब पहले इसमें फिजिकल एफिशिएंसी होता है, जो कि 5 किलोमीटर का जो एज ए कांस्टेबल उसी तरीके से इसमें रखा है। उस सेम क्राइटेरिया का स्टैंडर्ड कांस्टेबल के लिए है। रिटेन परीक्षा, रिटेन
तो एक बोर्ड गठित किया जा रहा है, डायरेक्टरेट महानिदेशालय दिल्ली द्वारा। वो बोर्ड पेपर वहां से आता है और हम लोग जैसे जो पैरामिलिट्री फोर्स के मेंबर्स हैं वही ऑफिसर से लेकर के सारे कैटेगरी मेंबर्स होते हैं। इवन मैं बता दूं कि अल्पसंख्यक वर्ग, एससी वर्ग, ओबीसी वर्ग सारे के मेंबर्स होते हैं। उस तरीके से उसको कंडक्ट करा करके कांस्टेबल ट्रेडमैन के तौर पे भर्ती किया जाता है। मैं अपने नवयुवकों के लिए ये भी एक सुनहरा मौका है और मैं अभी बताना चाहता हूं कि अभी वैकेंसी आ भी चुकी है इसके कांस्टेबल ट्रेडमैन के। हमारे समाज के बच्चे जो इच्छुक हैं वो इसमें ट्राई भी करते हैं। इसके साथ अलावा जैसे सिग्नल के क्षेत्र में भी सर हमारे थोड़ा सा समय, जैसे टेक्निकल कुछ पद होते हैं उनके लिए हमारे यहाँ। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ऑडिएबल है? नहीं हाँ सर ऑडिबल है। टाइम मेरा ज्यादा हो रहा है? हाँ समय थोड़ा सा ज्यादा तो हो ही रहा है, लेकिन सर जिस तरीके से आप सहजता से बता रहे हैं वो बहुत ही जरूरत है, उसको जाना चाहिए। लेकिन सर उन चीजों को थोड़ा सा आपको मैं दो मिनट में सर उस फील्ड में जो घुस जाए सर ना उसको उनको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, बाकी आप लोगों को तो दिया ही जाएगा। तो सिग्नल के क्षेत्र में जो टेक्निकल होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। जैसे हमारे रेडियो ऑपरेटर्स हैं, रेडियो ऑपरेटर्स होते हैं, इनके लिए साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए है। सेम कैटेगरी है, वही स्टैंडर्ड रखा गया है कैटेगरी वाइज। इसके साथ कुछ हमारे समाज के जो नवयुवक वो ड्राइविंग लाइन में भी कोशिश करते रहते हैं कि हमें ड्राइविंग जानते हैं, ड्राइविंग है हमारे पास, हम ड्राइविंग करना जाएं कोर्स में। मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ सारे के नवयुवकों को, वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको मैं कि अब ड्राइवर वैकेंसी डायरेक्ट ली जाती है। डायरेक्ट ड्राइवर वैकेंसी पहले ली थी, अब नहीं लेती है। अब हमारे कांस्टेबल जीडी हैं, इनसे जो रखते हैं जैसे ड्राइविंग, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, सारे इसके पास हैं, वो ही से सेलेक्ट करके एक ऑर्गेनाइज कोर्स कराया जाता है, वो ले जाता है। यहाँ पर मैं कंफर्म करना उनके दिमाग में ये डालना चाहता हूँ कि ड्राइवर की अलग से वैकेंसी नहीं आती, क्योंकि वो उनके दिमाग में होता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या ऐसा है, हमको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक हमारा जो क्लर्कियल स्टाफ होता है, क्लर्कियल स्टाफ के लिए जो एजुकेशन है वो सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए। उनके लिए एडिशनल क्वालिफिकेशन टाइपिंग है और स्टोनो कुछ वैकेंसी की आती हैं, उसके लिए फिजिकल उनका थोड़ा सा रखा गया है, वो बहुत ही कम है। उनका सिर्फ स्किल देखा जाता है टाइपिंग, और परीक्षा को पास करना होता है, जो कि इस परीक्षा को पास करने के लिए डायरेक्टरेट ही वैकेंसी निकालता है, कोई एसएससी या यूपीएससी नहीं होती। डायरेक्टरेट हमारा जो महानिदेशालय हो, जो सारी पैरामिलिट्री का, वो इस तरह से इनको रिक्रूट करता है। इसके साथ यहाँ हमारे विषय का जो लास्ट डिग्री थी समाप्त होती है। मैं अगर किसी कोई क्वारी है तो मेरा जो संपर्क नंबर है 8918091063 है, संपर्क कर सकते हैं। कोई भी समाज के युवा जो तैयारी करने वाले हमारे नवयुवक हैं वो डायरेक्ट से बात कर सकते हैं। मैं वो अपनी कोशिश मदद दूंगा और सहायता करूंगा, मैं समाज के लिए तत्पर हूंगा। इसी के साथ मैं फिर एक बार इस छठी को आयोजित करने वाले सूजक मंडल श्री सीताराम जी को तहे दिल से शुक्रिया देना चाहता हूं, और डॉक्टर राजमणि जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मुझे इस लाइव की मुझे प्लेटफॉर्म पे लाके अपने के लिए कुछ करने का, कुछ बताने का, कुछ देने का मौका दिया। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे ही मार्गदर्शन की हमें जरूरत है, हमारे समाज को जरूरत है। और किस मार्मिकता से, सहजतम से, सरलतम तरीके से आपने सर आप इस फील्ड के बारे में अवगत कराया। मुझे लगता है कि इससे सरल तरीका और कुछ नहीं हो सकता, और लोग बहुत ध्यान से, धैर्य से सुन रहे थे। और इन चीजों का सर जो आपके एफर्ट हैं, सर का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहता है, और आप भी जैसे लोगों की मोटिवेशन का नतीजा है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है। और
सर के जो प्रयास हैं, सर ने जो भी चीजें एफर्ट दी हैं, अपनी बातें शेयर की हैं, उसका सार्थकता तब है जब ये ग्राउंड पे पहुंचे और इसका हम लोग सब लोग मिलकर के फॉलो अप करें। इस बात को जहां तक संभव हो उन ग्रामीण अंचल के उस बच्चे तक पहुंचाएं जिसमें ये काबिलियत हो, कोई इस फील्ड में आ सकता है, तभी इसकी सार्थकता है। और हम थोड़ा सा सर विशेष रूप से समय का ध्यान रखें। हमारा सर उद्देश्य इस प्रोग्राम का ये है कि उनको हमें इस विषय के बारे में बताना है कि यहाँ स्कोप है, स्कोप में जो बच्चा इस लायक है वो आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिक इसके बारे में अंदर तक की जानकारी हासिल करेगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो सर भाव है कि क्या दे दूं, क्या समझा दूं, कौन सी बात शेयर कर दूं कि जिससे हमारे लोगों के लिए मार्गदर्शन के रूप में आ जाए, तो ये सर इसी भाव की हमें जरूरत है और ये भाव किसी ना एक दिन सर रंग लाएगा और हम लोग बिल्कुल उस एम में सफल होंगे जो हम लोगों का प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं समय का थोड़ा सा भी ना गंवाते हुए मैं चाहूंगा इंस्पेक्टर राम अभिलाष पाल सर से, सीआरपीएफ शांतिपुरम, सर आप अपना अनम्यूट करें। और आज को सादर प्रणाम। मैं पहले अपने बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। मैं इंस्पेक्टर राम अभिलाष पाल वर्तमान में 101 रैपिड एक्शन फोर्स शांतिपुरम प्रयागराज में तैनात हूं और मैं एक्चुअली चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट यूपी जो कि एमपी का बॉर्डरिंग इलाका है वहां से बिलोंग करता हूं। और मेरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन 2004 से 2007 के बीच हुई थी और 2009 में मैंने सीपीओ एसएससी के थ्रू ये फोर्स ज्वाइन की थी एज ए सब इंस्पेक्टर। और आज जो मुझे सर ने सब्जेक्ट दिया है या जो मैटर दिया है वो ये है कि कैरियर इन सीआरपीएफ। तो मेरा मानना है कि किसी भी क्षेत्र में अपना कैरियर, अपना भविष्य के बारे में सोचने से पहले उस डिपार्टमेंट के बारे में जानना जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा सीआरपीएफ के बारे में उसकी हिस्ट्री जो है उसके बारे में बता। असम राइफल भी है, एक्चुअली डिफेंस के अंतर है, उसके ऑफिसर्स हैं सारे एनडीए के थ्रू आते हैं। सीआरपीएफ सर 1949 से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के रूप में जानी गई। इसकी जो स्थापना थी वो 27 जुलाई 1939 को अंग्रेजों द्वारा नीमच में एज ए क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस जो था उसको प्रतिनिधित्व करते हुए पुलिस के रूप में किया गया था। और अपनी स्थापना से लेके आज तक जब इस वक्त 342 बटाने हैं वर्तमान में कि ये हमारा बल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री बोला जाता है। और सभी पैरामिलिट्री अपनी अपनी ड्यूटियां डिफाइन है। बीएसएफ की है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, 1985 में उसका गठन किया गया था। उससे पहले केवल एक फोर्स थी और वो थी हमारी सीआरपीएफ, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर 1965 तक डिफेंस करती थी, उसकी रक्षा करती थी। बाद में स्लाइड करके सब बनाया गया तो बीएसएफ ने ले लिया। अभी हम एमएचए के अंदर सिक्योरिटी की जो भी इशू हैं, आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनकी बातें याद होगी। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान और पड़ोसी देशों से ज्यादा खतरा तो हमें अंदर जो सिचुएशंस है उनसे, चाहे आप जम्मू कश्मीर का उग्रवाद अलगाववाद ले लीजिए, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट का अलगाववाद ले लीजिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, लातेहार, इनका जो है एलडब्ल्यू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है आप वो ले लीजिए, जो लाल किले में और लाल झंडा फहराना चाहते हैं। उसके अलावा जो अंदर के इंटरनल दंगे हैं, छोटी छोटी बातों में धार्मिक, राजनीतिक, उन सब के लिए सीआरपीएफ को इंटरनल सिक्योरिटी दे के ही जिम्मेदारी दे दी गई है। इसका जो बेसिक रोल है वो है स्टेट और यूटी को पुलिस ऑपरेशंस में सहायता करना, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना और काउंटर इंसर्जेंसी चलाना। जैसे जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन चला था ऑल आउट, आज भी चल रहा है। वहां के आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए या बाहर करने के लिए, इलाके को शांत करने के लिए, उसमें सीआरपीएफ का बहुत बड़ा रोल है। साथ ही एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जिसको आप लोग नाम सुने होंगे, ग्रीन हंट के नाम से चलता है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, आपके बिहार में भी है, गया इलाके में। तो इन इलाकों में इसकी ड्यूटियां हैं। अब सीआरपीएफ अपनी ड्यूटी के हिसाब से ही
कई प्रकार के अपने अंदर से ही बल का गठन हुआ है इसके अंदर। जैसे आपने नाम सुना होगा कोबरा बटालियंस हैं, ये आज की डेट में 10 बटालियन हैं और सारी जो नक्सल बेल्ट हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में हो गए, बंगाल हो गया, असम हो गया, आपका लातेहार है, आपका झारखंड हो गया, इनमें 10 बटालियन हैं, 2008 में स्थापित हुई थी। जितने भी यंग लोग आज की डेट में इसमें भर्ती हो रहे हैं, सीआरपीएफ ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हो चाहे कांस्टेबल हो, सबको ही लगभग इसमें एक बार जाना ही पड़ता है और काफी अच्छा है। जो गोल्डन टाइम है उनका फोर्स में आने का, वो यही शुरुआत होता है, क्योंकि इस जगह में क्या है, फ्री माहौल है। जैसे आप लोगों ने पारा कमांडो आप देखते होंगे, आरआर है राष्ट्रीय राइफल से, सेम पैटर्न पे बनी हुई है और काफी अच्छा माना जाता है इसको। सबकी दिली इच्छा होती है जिसने सीआरपीएफ ज्वाइन किया एक बार उसको यहाँ भी जाने का मौका मिले। फिर दूसरा बनाया दंगा सी नियंत्रण स्थिति को नियंत्रण करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स, जो कि आज की डेट में 15 बटालियन हैं। 2 अपनी तो इलाहाबाद में ही है, बाकी लखनऊ में है, गांधीनगर में है, दिल्ली में है 103, कई सारी हैं। ये बनाया गया जब लोगों को पीस टेन्योर कटवाने के लिए भी इसका यूज होता है, यही पोस्टिंग की जाती है ताकि लोग 4-5 साल जो है अच्छे से काट सकें। उसके अलावा जो वीआईपी लोग हैं दिल्ली में, जैसे राहुल गांधी जी हैं या जो भी पॉलिटिकल वीआईपी हैं, उनके घरों की सिक्योरिटी के एक स्पेशल ड्यूटी ग्रुप बनाया गया है। उसकी भी 2-3 बटालियन हैं और वो उनके घरों की सुरक्षा करती हैं। पार्लियामेंट आपको याद होगा 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, संसद भवन अटैक, उसमें हमारी वहाँ सीआरपीएफ तैनात थी एनएसजी के साथ। बात ये हुआ कि नहीं एक बटालियन ही बनाई जाए, तो पीडीजी पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप नाम से एक बटालियन बना दी गई जो वहाँ पे केवल पार्लियामेंट की सिक्योरिटी करती है। उसके अलावा आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जैसे बाढ़ हो गई, आगजनी हो गई, रासायनिक कुछ दुर्घटनाएं हो गई, इसके लिए एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि एसपीजी को राहुल गांधी एंड गांधी परिवार और कई ऐसी जगह तैनात थी जहां वो सरकार को लगा उनका सीरियस असेसमेंट करके कि यहाँ एसपीजी की जरूरत नहीं है, तो अभी उनको वहां से एसपीजी केवल हद तक सीमित करके और एक अलग से सीआरपीएफ की टुकड़ी आई गई है जिसको वीआईपी सिक्योरिटी बटालियन बोलते हैं। आप देखते होंगे अमित शाह जी हैं और जो भी केंद्रीय मंत्री उनके साथ सीआरपीएफ की टुकड़ी चल रही है। तो अभी तक ये सीआरपीएफ जो है तो सीआरपीएफ, लेकिन इसके 6 भाग हैं। हम लोग रैपिड एक्शन फोर्स बोल के ही चलते हैं, लेकिन एक्चुअली में है ये सीआरपीएफ ही। अपनी स्थापना से लेके आज तक इस बल ने मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि बड़े मतलब महत्वपूर्ण काम किए हैं। ये है तो पैरामिलिट्री और स्थापित रूप में हुआ है, लेकिन रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, वहां पे पाकिस्तान की जो ब्रिगेड थी उससे जो है मोर्चा संभाला था 8 और 9 1965 को, और सीआरपीएफ की उस बहादुरी की वजह से, जो उनकी एक कंपनी थी और उसने ब्रिगेड को रोका था, उस बहादुरी के अनुसार पोस्ट बनाई गई वहां पे। और 9 अप्रैल को ही शौर्य दिवस, जो कि सारी पैरामिलिट्री प्लस स्टेट पुलिस मनाती हैं, ये मनाया जाता है। इसके अलावा 21 अक्टूबर 1959 को हॉट स्प्रिंग लद्दाख, जहां आज भी चीन आके दिखाता रहता है, आप लोग न्यूज में देखते होंगे, वहां पे भी हमारी एक टुकड़ी ने उस टाइम जब आईटीबीपी नहीं थी तब चाइनीज आर्मी से लोहा लिया था आज से 1959 में, और उसमें हमारे 11 बहादुर जवानों शहादत दी थी। उस उपलक्ष्य में भी पुलिस शहीद दिवस सभी स्टेट और ये मनाते हैं। और सर ये एक्चुअली जो सीआरपीएफ है, ये है तो इंडिया की इंटरनल ड्यूटी के लिए, लेकिन एक्चुअली इसको इंटरनेशनल जो सामरिक मुद्दे होते हैं उन पे भी इसको तैनात किया जाता है। आज तक सीआरपीएफ ने श्री राजीव गांधी द्वारा जो श्रीलंका मिशन हुआ था इंटरनेशनल पीस कीपर फोर्स के नाम पे, श्रीलंका मिशन जो शांति सेना थी, नीविया पे भी इसका रिप्रेजेंटेटिव जाता है। एक सोमालिया, हैती ऑपरेशंस, बोस्निया, कोसोवो और लाइबेरिया जैसी जगहों में भी इसकी तैनाती की जाती है। तो एक्चुअली इसमें आप जो है, जो राजेंद्र सर बता रहे थे कि कैसे भर्ती हो सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, एक्चुअली हमारी जो बिरादरी है वो अभी भी गाँव में काफी ज्यादा परसेंटेज मात्रा में रह रही है, और गांव के जो लोग हैं उनके लिए फोर्स और पुलिस लाइन सबसे पहला और बढ़िया सुनहरा मौका होता है। और आज के समय में जो सिक्योरिटी का और उसका रोजगार का मुद्दा आप देख रहे हैं, फोर्स में, स्टेट पुलिस में बहुत सारी वैकेंसी निकल रही हैं,
लेकिन इनका फायदा तभी है जब हमारे समाज का युवा इसके बारे में जाने, जो आसपास के लोग ज्वाइन कर रखे हैं उनके पास जाए और पूछे, न हो फोन से ऐसी मीटिंग्स ज्वाइन करे और पहले से तैयारी करे। किसी भी चीज में ज्वाइन करने से पहले तैयारी बहुत जरूरी है, और इसमें तो कोर्स है, यहाँ तो आपको फिजिकल भी करना है रिटर्न के साथ साथ। तो इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि वो जो है मेहनत करे, और जब फॉर्म आए तो उसको भरे, उसकी ज्वाइन करे। सीआरपीएफ या पैरा में जो मूवमेंट है, कभी असम में ड्यूटी नहीं है तो कभी इलाहाबाद में देनी, कभी दिल्ली में, कभी जम्मू कश्मीर, एडवेंचर बहुत है। आप घूमने का मौका जो है सरकार खूब आपको देगी, और यही आनंद है उसका, नौकरी का। बाकी ट्रेनिंग वगैरह में आपको इतना वो बना देते हैं और जज्बा भर देते हैं कि आप देश सेवा या उन्होंने ये बनेगा और कि जो है करियर बनाया जा सकता है। तो फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। राजमणि जी, मेरा एक क्वेश्चन था। अभी आप अभिषेक पाल जी बोल रहे थे। नमस्कार। नमस्कार सर, क्वेश्चन मेरा एक प्रश्न था। सर बिल्कुल आप प्रश्न करें, लेकिन हमारे पैनलिस्ट को सुनने के बाद जो है हमने उसका समय रखा है, जब सारे लोग जो है अपनी बातें कह लें तो उसमें हम अपना क्वेश्चन आंसर का जरूर सेशन हमने रखा है सर, उसमें लेंगे। थोड़ा सा सबसे महत्वपूर्ण सेशन हमारा वही है, और सब लोग सर जुड़े रहेंगे। इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर मर्चेंट नेवी से हैं, क्योंकि हमारी डिमांड थी, बच्चों ने कहा था कि नहीं सर इस फील्ड पे होना चाहिए, इसमें मार्गदर्शन दिया जाए, इसमें बहुत स्कोप है। तो मैं उनको बुलाने के पहले मैं अपने मित्र रामविलास पाल जी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आप ही जैसे लोगों ये हमारे मित्रों में आते हैं, और आप भी लोगों जैसे प्रेरणाओं की को चलाया जाए, इस पे काम किया जाए। सर के हम लोग आभारी हैं, और बहुत ही सरलतम तरीके से आपने सब प्रकाश डाला आज के विषय पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगा कि मिस्टर वकील पाल सर, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर मर्चेंट नेवी से आज के विषय पे प्रकाश डालें। नमस्कार सर, सबसे पहले पाल समाज के सभी लोगों को मैं वकील पाल प्रणाम करता हूं। मैं वकील पाल प्रेजेंटली वर्क इन मर्चेंट नेवी एज ए इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। सर मर्चेंट नेवी में सबसे पहले बता दूं कि 2 डिपार्टमेंट है, एक है इंजन डिपार्टमेंट और एक है डेक डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट सर नेविगेशन डिपार्टमेंट में आता है, जो सारे नेविगेशन है, ऑपरेशंस है वो देखते हैं। और इंजन डिपार्टमेंट्स में सारे मशीनरीज और इंजन्स, उसके बारे में उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उस जिस इंटरव्यूज है उसके हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। डीएनएस होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, वो है 1 साल का ही कोर्स है। ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका है, बट इसमें आपको सी टाइम ज्यादा चाहिए। 18 महीना सी टाइम करने के बाद आप एग्जाम दे सकते हो, तो आपकी रैंक बढ़ेगी। हर रैंक के लिए यहाँ पे एग्जाम है। जैसे आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे कैडेटशिप के बाद, तो आप थर्ड ऑफिसर, फिर सेकंड ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर, फाइनली आप कैप्टन बनोगे। सेम इंजन में भी ऐसा ही है। इंजन में आपको मरीन इंजीनियरिंग करनी है, जो मैकेनिकल साइड से है। मैकेनिकल साइड से आपको करना है। उसके बाद फिर सेम प्रोसीजर है, आप फिर पहले 4th इंजीनियर, उसके बाद फिर 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, बाद में चीफ इंजीनियर, इस तरह की रैंक है। इंजन रूम में भी सेम क्रू और ऑफिसर्स, इस तरह के 2 कैटेगरीज है। जो क्रू है, जो क्रू साइड में ज्वाइन होते हैं, अब उनके लिए है सर कि उनको खाली 6 महीने की उनकी प्रीसी कोर्स है, जो सारी कोर्सेस है 6 महीने की, वो एक ही टर्म में हो जाएगी। और वो जो अप्रूव कॉलेजेस है, वो अप्रूव कॉलेजेस आपको डीजी की साइड पे मिलेगी।
डीजी है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, उसकी साइट पे जो अप्रूव कॉलेज है, काफी कॉलेज है जो एवरी ईयर बंद हो रहे हैं, नए कॉलेज चालू हो रहे हैं। तो अगर कोई ज्वाइन हो तो सबसे पहले अगर कोई बोले भी कि ये कॉलेज से अगर आप पीसी करें तो आपको प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो सबसे पहले आप डीजी की साइट पे जाके वो कॉलेज को एक बार वेरीफाई जरूर करिए। क्योंकि अगर जैसे किसी ने कह भी दिया कि मैंने इस कॉलेज से किया है, तो डीजी ऐसी है कि किसी भी समय किसी भी इंस्टीट्यूट को बंद कर सकती है या उसको बंद चालू रख सकती है। तो एवरी ईयर डीजी 1-2 कॉलेज बंद जरूर करती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट भी बंद हो जाते हैं कभी कभी। और क्रू साइड से भी अगर आप जाते हो, जैसे कि काफी बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं होते जो ऑफिसर नहीं बन सकते। अब बात करते हैं मार्क्स की, तो जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है तो जो भी उसके कॉलेज के कट ऑफ है ऑलमोस्ट 70+ रहेंगे। अगर उतने नहीं आते, आप क्रू साइड से भी अगर इंजन में रहोगे तो एवरी 36 मंथ के बाद, 36 मंथ अगर आपने सी टाइम कर लिया, उसके बाद आप फिर से एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। तो क्रू से भी आप ऑफिसर बन सकते हो, बट उसके प्रोसेस थोड़े लंबे हैं और उसके लिए सब लोग मोस्टली इंडिया में एग्जाम भी नहीं देते, काफी यूके वगैरह जाते हैं, क्योंकि इंडिया की एग्जाम काफी टफ है। पढ़ाई के मामले में हम लोग थोड़े पहले से ही है, क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना ज्यादा है पॉपुलेशन की वजह से। तो ये है। और सेम क्रू साइड डेक में भी ऐसे ही है, अगर आपके 36 मंथ हो जाते हैं तो आप वहां पे भी ऑफिसर्स बन सकते हैं। और जो भी है होटल मैनेजमेंट किया है जिन्होंने, अगर वो भी शिपिंग में आना चाहते हैं तो गैली डिपार्टमेंट है जिसमें आ सकते हैं। गैली डिपार्टमेंट के भी है स्टीवर्ड, चीफ कुक, उसमें भी आएंगे तो वो भी एक जगह है जहां से आप इसमें फील्ड में एंटर कर सकते हो। और बाकी रह गए मैकेनिकल के बाद एक पोस्ट है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, जो कि प्रेजेंटली मैं जिस पे काम करता हूँ। वो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो बीटेक से, तो 4 महीने के गवर्नमेंट ने कोर्स रखी है, डीजी ने, वो 4 महीने के आप कोर्स करिए। कोर्स करने के बाद आप उसके 12 महीने के आपको सी टाइम चाहिए, उसके बाद आप एक एग्जाम दीजिए गवर्नमेंट की, ओरल और एक रिटर्न। उसके बाद आप एलिजिबल फॉर ईटीओ एज अ इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर आप शिप पे ज्वाइन कर सकते हो और सरवाइव कर सकते हो। तो ये रही मर्चेंट नेवी की बात, ज्वाइनिंग कैसे करते हैं। और अब है एज फैक्टर। इंजीनियर के लिए कोई एज फैक्टर नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग जब तक होगी बिना बैग लगे आप कर सकते हो तो ठीक है। अगर बैग लग गई, आपने एंटर कर लिया कॉलेज में, तो आपके लिए एज का कुछ फैक्टर नहीं है। हाँ, थोड़ी जॉब के लिए थोड़ी तकलीफ है। और जो प्रीसी करते हैं उनके लिए 24 ईयर्स है, तो 24 ईयर्स के पहले हैं आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं बस। और बस इतना ही है। अगर उसके बाद ज्वाइन करने की जो भी फीस है वो सब थोड़ी हाईयर है, लेकिन कॉलेज टू कॉलेज है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाती है आपकी तो काफी अच्छा है। तो जिसको ज्वाइन होना है, जो भी इंटरेस्टेड है मर्चेंट नेवी के लिए, वो इसमें जा भी सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसकी एक अभी साइट भी निकली है मरीनर करके, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपके पास अच्छी एबिलिटी है तो आप पहले डीजी की साइट पे जाइए, कोई डाउट है वहां से क्लियर हो ही जाएगी। अगर नहीं होगी तो फिर अगर आपके आसपास कोई है जिससे हेल्प ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर इलाहाबाद में तो मैं यहाँ पे ही रहता हूँ शांतिपुरम में, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना हमसे हो सकेगा उतना हम आपकी हेल्प करेंगे। एक बार फिर से धन्यवाद सर, राजमणि सर, हमें इस प्लेटफॉर्म पे बोलने देने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप भी हमारे मित्रों में से हैं, और हम लोग का ही कहीं ना कहीं सबकी प्रेरणाओं का ही प्रतिफल है कि इस टाइप की एक्टिविटीज कुछ ऐसे बच्चों के लिए किया जाए, मार्गदर्शन किया जाए, कि जिससे जो है हमारे संदेश, हमारी ये जो विचारधारा है उस बच्चे तक पहुंचे जो कहीं ना कहीं उनसे बहुत दूर है। तो बहुत ही अच्छा सुझाव सबका रहा और उसका प्रतिफल दिख रहा है। और आपने बहुत ही सहजतम तरीके से, सरलतम तरीके से, और एक जैसे परिवार में चीजें समझाई जाती हैं उस भाव में आपने इस पे आज के मर्चेंट नेवी के विषय पे प्रकाश डाला। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि सर ने कहा
स्कोप की कोई कमी नहीं है। हमारे और भी सीनियर पर्सनल पैनलिस्ट ने बताया कि फिजिकल का हमें इस फील्ड में ध्यान देना होता है। मुझे लगता है कि फिजिकल की स्ट्रांगनेस तो हमें जन्मजात मिला हुआ है, इसमें हमें बहुत हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। बस हम अगर एजुकेशन को थोड़ा सा फोकस कर दें और जिसकी हाइट वगैरह ठीक है, बस वो खाली अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान दे ले, तो मुझे लगता है फिजिकली एरिया हम लोग ऑलरेडी स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे जीन्स के में क्या जो स्ट्रक्चर है, तमाम लोगों ने प्रूव किया इस बात को कि हम उसमें सक्षम हैं। तो इसके उदाहरण हमें देखते हैं, बहुत से परिवार ऐसे हैं जिसके घर में एक व्यक्ति बालक हो या एक दो लोग निकल गए हैं, तो उनके घर में उन सक्सेस होने वाला का, उस फील्ड में सक्सेस होने वालों का दर बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये हमारे जीन्स में ही है, बस हमें वो रास्ते की जरूरत है, उस रास्ते पे चलने की जरूरत है। सफलता हमें निश्चित ही मिलनी है अगर हम थोड़ा सा भी शिक्षा को महत्व दे देंगे तो। और एक रिक्वेस्ट आप सभी जितने भी जुड़े हैं सबसे है कि हमें लगता है कि जो हम टॉपिक दे देते हैं तो एक मैसेज कहीं जा रहा है कि शायद ये इसी फील्ड से लोग जुड़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा ये हम लोग का सबका दायित्व है कि ये संदेश सब तक जाए। चूंकि अक्सर संख्या हमारी ठीक ठाक होती थी, हमें इग्नोर करना पड़ता था, तो थोड़ी संख्या जो हमारी थोड़ी पुअर हो रही है, जो नहीं उसकी अपेक्षा नहीं है। और काफी लोग अभी टेक्निकली भी वीक हैं, जो इस चीज को जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस एरिया में भी हमें सबको साक्षर करना है, क्योंकि जो हमारे जो हम जिसको आज आगे मान रहे हैं, वो जो हम आज नहीं कर पा रहे हैं, वो आज के 10 साल 15 साल 50 साल पहले वो कर चुके हैं। तो हमें इन चीजों को भी ध्यान देना होगा, और जो चीजें हम आज सुन रहे हैं वही कहीं आगे जा करके किसी को मार्गदर्शन के रूप में देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारी फील्ड से रिलेटेड हो। आपने या किसी ने भी जब वही कोई मार्गदर्शन या उसी फील्ड के बारे में कोई अपनी बात रख सकता है जिसके बारे में वो जानता हो, तो प्लीज इन बातों को उस बच्चे तक पहुंचाएं जो कहीं ना कहीं बहुत दूर है। और इसका ऑब्जेक्टिव तभी सार्थक होगा क्योंकि उसका उद्देश्य यही है कि जो भी सक्सेस पर्सनालिटीज हैं जो शहरों में रहते हैं, उन्हें इस मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं महसूस होती, लेकिन उस बच्चे को जरूर है जो रिश्तेदार आपका गांव में बैठा हुआ है, जो आपका जानने वाला एकदम ग्रामीण अंचल से है, गरीब परिवार से है, शहर की तरफ उसके पेरेंट्स को लाने की स्थिति नहीं है, एक परीक्षा भी बच्चा देने के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, तो वो शायद 10 प्रकार की परीक्षाओं को नहीं दे सकता। तो उसकी क्षमताओं को पहचाने और उस तरफ उसको रास्ता अग्रसर कर दें, उसको मोटिवेट कर दें, उनके गार्जियनों से भी बात करें जरूरत लगे तो। और एक चीज और कि खाली शिक्षा मात्र खाली आप जॉब प्रॉस्पेक्टिव के लिए आवश्यक नहीं है। अगर हम शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, तो बहुत से एरियाज हमारे लिए खुलते हैं, हमारे सोचने का दायरा बढ़ जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, हमें अपने रास्ते मेरी आवाज जा रही है? जी जी सर, धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम के लिए बधाई देता हूं कि आप भरसक प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा हो, लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग आप जूम की लोगों को दें कि उस पर बैठना कैसे है और ओपन कैसे करना है, और ऑडियो और वीडियो दोनों विजुअल होना है। उससे कम सुनते समय और देखते समय लोगों का ध्यान एकाग्र हो। और क्या हम अपने समाज के लिए 1 घंटा शांति से नहीं बैठ सकते? सबसे पहले जरूरी है जूम पे, मुझे लगता है। और आज की टेक्नोलॉजी में सामने फ्रंट पे होने से कम ये हमें पता लगता है कि हम कुछ सीखना चाहते हैं। बहुत से लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं, चल रहे हैं, जबकि स्थिर हो सकते हैं। हम अपने लिए समय नहीं है, आप मत ज्वाइन करिए। अगर नहीं समय है तो ज्वाइन मत करिए, आइए ही मत। फिर ऑडियो खोल लिया आपने, वीडियो विजुअल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कुछ कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, आपका ध्यान इस मीटिंग पे नहीं है जिसके लिए आप समय व्यतीत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा आपसे राजमणि पाल जी, ये इंडिकेशन सबको दें, बच्चों को भी दें और जो बोलना स्पीकर्स हैं उन्हें भी दें और हमें भी दें, कमियों को बतावें। मुझे आपने भेजा, मैंने देखा ये आज मिलिट्री से संबंधित चीजें थी, तो मेरा जानना ये है कि मैं वेटनरी डिपार्टमेंट से हूं, तो एक रिमाउंट वेटनरी कोर हुआ करता है, RBC, ये कोर है मिलिट्री का, जिसमें वेटनेरियंस यूज होते हैं। उसमें डायरेक्ट उनकी सिलेक्शंस होते हैं। कुछ बच्चे मेरे पास आए और उन लोगों ने कहा सर मुझे आप अपने साथ 2 साल रहने का एक ट्रेनिंग दे दीजिए। मैंने कहा क्या है ये? उन्होंने कहा वेटनरी कोर में एक अटेंडेंट पद कोई निकला हुआ है
और आप अपने साथ पशुपालन से संबंधित कुत्तों का ट्रीटमेंट अगर बताएंगे तो उससे मुझे ज्वाइनिंग में आसानी होगी, मेरा सिलेक्शन जल्दी होगा। कुछ ऐसे बच्चे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बच्चे ये जानना चाहते थे कि हमारे साथ रह करके डॉग ट्रीटमेंट्स, जो कि मिलिट्री में डॉग्स का या हॉर्स का ट्रीटमेंट होता है, अटेंडेंट के रूप में भर्ती होगी, उसके लिए उनको फिजिकल तो देना ही देना है, साथ में उनको प्रैक्टिकली नॉलेज हो। वो नॉलेज हम जैसे वेटरनरी डॉक्टर्स दे सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कोर क्या है और कैसे सिलेक्शन होता है, इसके बारे में अगर कोई जानता हो तो मुझे बताए। मैं ये जानना चाहता ताकि बच्चों को ये चीज मालूम हो सके। कुछ बच्चे फॉर्म भरे हैं सर। बिल्कुल, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे लग रहा है सर प्रश्न पूछने में आपने एक प्रोग्राम डिले कर दिया, ये आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन कोई बात नहीं सर। ये प्रश्न तमाम लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इसमें आपका इस पे जरूर वो रोशनी डालेंगे, आज नहीं तो जब भी संभव होगा आप करते रहिए। डॉक्टर साहब, मैं इस विषय पर बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब मैं आपको यहाँ पर डॉक्टर प्रशांत सर को मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब सही है, पैरा मिलिट्री में भी है, पैरा जो ये पीवीटी वाले होते हैं डॉक्टर्स, वो हमारे यहाँ हैं। बिल्कुल सही कहा। इसमें दो, मैं फिर वही बता, मेरा बहुत लंबा सारे कैटेगरीज हैं, भर्ती होने की बहुत सारे चीज हैं। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ डॉग भी हैं, कैमल्स भी हैं और हॉर्स भी हैं। तीनों विंग्स हमारे पास हैं। जैसा कि मैं आप कहना चाहूंगा कि विश्व का सबसे कैमल विंग और बैंड हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है। अभी भी हमारी रेजिंग देखिएगा, उसमें बताते हैं आपको। और ये हमारे डॉक्टर्स होते हैं, हर जगह डॉक्टर्स, हमारे डॉग्स हैं, हमारे हॉर्स हैं, हर जगह होता। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो सेम यूपीएससी से ही आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वैकेंसी निकलती है। दूसरा, नर्सिंग होते हैं। आप जो नर्सिंग की बात कर रहे हैं, डॉक्टर तो डॉक्टर वो यूपीएससी से सिलेक्शन लेकर के इनका एग्जाम अलग होता है। जैसे हमारे डॉक्टर भी होते हैं जो मैनुअल मैन हैंडलिंग है, वैसे पशु चिकित्सक होते हैं, वो भी यूपीएससी के थ्रू एग्जाम देकर के आते हैं। रही बात जो आप कह रहे हैं एक्सपीरियंस होल्डर्स की, सर, वो हमारे जो ये कांस्टेबल जी होते हैं, कांस्टेबल जीडी में यदि उनको ये एक्सपीरियंस है, उन्होंने कोई ऐसा कोर्स या डिप्लोमा या ऐसा हुआ है, तो हम उनको यहीं से सेलेक्ट करते हैं। वो उनसे हम नाम मांगते हैं। जैसे हमारी बटालियंस में ऐसा एक्सपीरियंस होल्डर हुआ, ऐसा कोर्स हैंडलिंग वाला होल्डर है क्या, तो वो देता है नाम। हम फाइनल उसको एक बोर्ड के तहत उसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहीं से हमारे इन डिपार्टमेंट। जब वो कांस्टेबल जीडी में आएगा तो हम उसको कहते हैं मल्टी टैलेंटेड स्किल। उसके बाद अगर टैलेंटेड स्किल जैसे इलेक्ट्रिकल का कोई कोर्स किया हुआ है, किया हुआ है कांस्टेबल जीडी, मैक्सिमम वो जीडी का करता है, वो हम उसको ले लेते हैं। जैसे हमारे रिजाइडिंग है, कॉलोनीज हैं, उनके इलेक्ट्रिकल का काम, ये प्लम्बर्स हैं, सारे अलग से कोई भर्तियां हो गई हैं हमारे। हम इन्हीं कांस्टेबल जीडी से वाले टैलेंटेड जो लड़के होते हैं, पोस्ट क्वालिफाइड होते हैं, उनको देते हैं। तो ऐसे इसी तरीके से ये जो अन्य होते हैं हमारे डॉग्स के या हॉर्स के या कैमल्स के, इनको लेते तो हम एक कोर्स कराते हैं इनको। हमारे कोर्स जैसे हमारे जैसे कैमल विंग का सबसे जी धन्यवाद। मैं तो ये बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। और कोई भाई हमारे जो इस फील्ड से जुड़े हों, कुछ कहना चाह रहे हों, तो समय का तो ऑलरेडी हम लेट हैं, लेकिन 1-2 मिनट आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ जी सर, मैं थोड़ी मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। बोलिए। समय का ध्यान रखिएगा कम से कम, और प्लीज सारे लोग ध्यान रखें थोड़ा सा। बोलिए। नाम बताएं, ओके सर, थोड़ी परिचय बताएं और प्रश्न पूछें। मेरा नाम है बद्री प्रसाद पाल, MP पन्ना डिस्ट्रिक्ट नेटवा कला। यस सर, मैं थोड़ी वकील पाल सर से कुछ बात करना चाहता हूँ।
क्योंकि मेरी भी अभी अभी नई मान लो करके हैं, फ्रेशर हूँ। मैंने ऑफशोर शिपिंग एकेडमी से जो है मैंने ट्रेनिंग की है, और मैं उनसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। हेलो बद्री प्रसाद जी, आप अपनी बातों, अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है? यस, रिसेंटली। अरे तो 2 मिनट उसके बारे में बोलिए, फिर प्रश्न करिए। सर मैं वो जो बोला है सर ने, वकील सर ने, वही है, सिमिलर ही वही है, बट क्या है कि मुझे कुछ डाउट्स हैं तो मैं वो छोटे क्लियर करना छोटे चाहता हूँ सर। छोटे छोटे भाइयों को कुछ संदेश दीजिए। गुड सर, चांसेस आएगा मेरे लिए बोलने का स्टेज में, जैसे नहीं आप बोलते हैं वैसे उस समय में जरूर बोलूँगा। नहीं, अभी जैसे कुछ संदेश है छोटे भाइयों के लिए, अभी न्यू सर मेरा तो ये सेलेक्ट। संदेश, हाँ बोले। यस, बट सर क्या है, मैंने ज्वाइन नहीं किया है, आई एम फ्रेशर, सो दैट नॉट ज्वाइन इन शिप। ओके ओके, चलिए ये तो सर मैं तो वकील सर से कुछ कंसर्न करना चाहता हूँ कि सर मान लो करके इस वकील हमको। सर पूछे जो प्रश्न पूछे, वकील सर जुड़े हुए पूछे। यस सर। हाँ तो सर ये बोल रहा हूँ कि हमने क्या है कि जो हमारी एकेडमी है वो यदि प्लेसमेंट नहीं दिला रही है तो फिर हम प्लेसमेंट कैसे लें? हेलो हाँ सर, पहले तो आपको बता दें कि सर अगर प्लेसमेंट नहीं हुई है यस तो एक तो आपके पहले इंस्टीट्यूट ने थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर दी आपके साथ। अगली यस चीज, इंटरव्यू तो दिया ही होगा बहुत जगह पे, यस सर। तो उनका भी यही है कि सारे कंपनी ने आप एक एक दुकान खोल रखी है एजेंट की, फिर भी हाँ आप हाँ ट्राई करिए। और सबसे बेटर ऑप्शन है एससीआई। आप अपना जो भी सीवी है एससीआई के साइट पे डाल दीजिए। एससीआई अच्छा गवर्नमेंट सर। कंपनी है, थोड़ा लेट ही सही लेकिन उसमें आपका नंबर जरूर आएगा। और अच्छा बाकी जो सीरॉक्स करके एक साइट है, उसमें अपनी सीवी डाल दीजिए। सीरॉक्स है जो कि हर कंपनी, जितनी कंपनी है सारे उससे लिंकअप है। तो जिसको अच्छा। आपके रैंक की जरूरत होगी, जिस रैंक के आप हैं, एक आपको वहां से यस सर। कॉल आएगी। और बेटर ऑप्शन सबसे है कि आप एससीआई सेट में रहिए, क्योंकि यस एससीआई गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको उनका जो एक रजिस्टर है, तो उनका स्टेप यस बाय सर। स्टेप उनको हर एक को लेना है एज पर रूल। अच्छा तो सर क्या हुआ कि हमको प्लेसमेंट मिल जाता, बट क्या है कि हमारा जो उन्होंने बोला है कि आपका जो जीपी रेटिंग सर्टिफिकेट है वो ऑस्ट्रेलिया से आने वाला है। सॉरी सर, समझा नहीं मैं। सर वो जिस इंस्टीट्यूट से मैंने ट्रेनिंग की है तो उनका जो जीपी हाँ रेटिंग हाँ सर्टिफिकेट आता है ना अपना, तो वो ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा है कि हाँ हाँ ऑस्ट्रेलिया से आएगा। मैंने कि सर ये बताइए, जब ये इंडिया से डीजी अप्रूव्ड है तो ऑस्ट्रेलिया से आने का मतलब क्या मीन्स क्या है आपका? सर, यही यही तो मैं पहले ही सबसे इसके लिए मैं बोला था ना सर, जो भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, आप किसी के यस बोलने पर मत जाइए। जैसा मैं खुद बोलूं कि ये कॉलेज अभी कर लीजिए इसमें, क्योंकि डीजीए यस हर सर। साल बोल रहा हूँ कोई ना कॉलेज वो बंद कर देती है, क्योंकि उनके हाँ जो हाँ। भी कोई भी टीचर्स है, आप खुद 6 महीने किए होंगे जीपी रेटिंग, तो 6 महीने यस में आपके टीचर्स वहां पे रहते नहीं है। तो अगर यस जीपी डीजी ने वहां पे अगर एक बार भी राउंड मारा, तो वो अगर उनको देखेंगे कि कॉलेज जितना उनके अप टू द मार्क नहीं चल रहा है, तो वो अपने लाइसेंस ले लेते हैं। अगर उन्होंने बच्चे को कॉलेज दे दिया है ऑलरेडी, तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से तो उनको सर्टिफिकेट देना ही है। बिल्कुल। इसके लिए अगर जब भी आप ज्वाइन करिए, मैं यही आपको बोला था सबसे पहली लाइन में, कि जो भी आप ज्वाइन करिए पहले डीजी की साइट पे जाके देख लीजिए कि वो डीजी अप्रूव्ड है कि नहीं। कि डीजी एक दिन में बिल्कुल किसी का लाइसेंस लेगा नहीं, अगर उस साल बिल्कुल। के लिए चल रहा है तो डीजी उसको अप्रूवल करेगी। तो अभी ऑस्ट्रेलियन है तो अभी आप यही, मैं तो यही कहूंगा कि जो आप ईरान वगैरह शिप है यस उसमें करिए। नहीं तो अगर आप अपनी सीवी मुझे भेजिए, मैं अपनी कंपनी को फॉरवर्ड करके पूछता हूँ एक बार क्या कर सकते ठीक है हैं। सर, मैं आपको तो मैं सीवी भेज मुझसे जो हो दूंगा। सकता है, ओके सर। ठीक है, तो सर भेज आपका दीजिए मेरे को, मैं एक बार पूछता हूँ अपने ऑफिस में। कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है मेरा क्या इधर आपका? व्हाट्सअप नंबर है, जो यही नंबर है। हाँ, मैं आप अपना, मेरा नंबर है 9131 9131 3213।
9321 9137 है सर, एक बार फिर से सुनिए, 9137553213 32 के बाद सर 3213। ओके सर, देख लीजिए, बात ठीक सर, मैं बात करेंगे उसके बाद क्या करना है। मैं आपको CV भेज दूंगा, जो भी आपका डिसाइड हो तो मुझे आप डिसीजन दे दीजिएगा सर, क्योंकि सर ठीक है, आपको यहाँ ट्रेनिंग की मुझे समथिंग 6 महीने हो चुके हैं, बट इसका कोई रिस्पॉन्स हाँ नहीं आया सर। हमारी एकेडमी से, क्या है क्या नहीं है। वैसे नहीं, एक्चुअली डीजी के जो हर एक इंस्टीट्यूट में ना डीजी के एवरी 3 मंथ के बाद विजिट है, और डीजी के हर जगह आपने सुना होगा जो भी मरीज है, या काफी सारे हैं मरीज जिसको डीजी हमेशा बंद करने के लिए तैयार है। अगर ये मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी एक स्टूडेंट से भी कंप्लेन करती है, क्योंकि वो लोग रिप्रेजेंट है ना इंडिया को मैक्सिमम टाइम, तो अगर उनको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो गई तो फिर वो इतना जल्दी, तो अगर आप इसके लिए अगर आपको कोई फ्रेंड भी करे तो बिना डीजी की साइट देखे आप कोर्स बंद करने के लिए ठीक है, एक बार भेजिए, मैं देखता हूँ, पूछता हूँ मैं किसी से, मेरे जो भी दोस्त हैं उनसे पूछ के मैं जो भी होगा आपको बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी हमारे कोई भाई जो कुछ पूछना चाह रहे हो प्लीज, समय हम लोग का बहुत तेज, वैसे हम काफी लेट हो गए हैं, प्रयास करते हैं। चलिए, शायद कोई नहीं है, और मुझे लग रहा है कि इतने सरलतम सहजतम तरीके से आप लोगों ने सर आज के विषय पर प्रकाश डाला है। मुझे लग रहा है कि किसी के पास कुछ बचता नहीं है, जो मन में रहा हो ऑलरेडी आप लोगों ने उस पर प्रकाश डाल दिया है। और प्रशांत सर ने एक प्रश्न किया, एक चीज उठाई थी कि प्रोग्राम ये तमाम एडमिट लोग रखते हैं, ऐसे कैजुअल आते हैं, उसका सर देखिए पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए सर, जो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो अपना वीडियो बंद नहीं कर पाए, महत्वपूर्ण ये है कि वो जुड़े, महत्वपूर्ण ये नहीं कि उन्होंने वीडियो अपना ऑफ कर रखा है, महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने अपना समय दिया, अपने मोबाइल को हमारे प्रोग्राम के लिए एंगेज रखा। दैट्स ओके, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। आज नहीं तो कल उनको ये बातें समझ में आएंगी और उसकी अहमियत समझ में आएगी। हमारे बहुत से भाई जो जुड़े हैं, इनका हमें सिरोधैर्य होते हुए इनका अभिनंदन करना चाहिए। और यही कहीं ना कहीं उस चीज को, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है सार्थक होने का, यही प्रतिबिंब है। क्योंकि ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं इस रूप में चला जाता है कि इसी फील्ड के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और सर अभी हमने कहा ना, आप ही ने भी कहा कि हम अनअवेयर हैं, जूम पे सबको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं वह भी एक बहाना चल रहा है, बहुत से लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया जा रहा है। हमारे अच्छे अच्छे लोग जो वेल क्वालिफाइड हैं, इंजीनियर लाइन के जो भी सक्सेस पर्सनालिटीज हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जो है उनको दिक्कत आती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने वीडियो बंद नहीं कर पाए, कहीं दिक्कत आई तो ठीक है। बस ये है हमारे पूरे पैनल से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हम लोग वीडियो के सामने आए तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, अपने ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखें, क्योंकि एक तरीके से ये हमारे इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है। ये हमारा वीडियो बनेगा, यूट्यूब पे डाउनलोड हो जाएगा, सब दिखोगे, चेहरा सबका दिखेगा, ये हमारी जो आपकी अच्छी विचारधारा है वो सब तक पहुंचेगी। तो प्लीज इसका ध्यान रखें। और एक चीज, ये जो विचारधाराएं हैं तमाम लोग, ये जो कितनी अच्छी बात है, शायद हम लोग अपने शायद यूपी अपने साइड के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे इसी प्रोग्राम का मलयालम में ट्रांसलेट हो रहा है, कन्नड़ में ट्रांसलेट हो रहा है, तेलुगु में ट्रांसलेट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वो लोग अपने वहां पे अपने यहाँ इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमें अनुकरण करते हुए तो कहीं ना कहीं हम लोग सफल हैं। और लोग जो है, इतने लोग इस फील्ड से संबंधित हैं, क्या इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और एक प्लेटफॉर्म है, हमें पॉजिटिव वाला एरिया सोचना है, ना कि निगेटिव। उस पर सोचेंगे तो वो एनर्जी बहुत गलत जगह पे जाएगी। तो हम गलत जगह पे एनर्जी खर्च ना करें। व्हाट्सएप कहीं पे भी हर मामले में इस चीज का ध्यान रखें, कुछ भी करें लेकिन जो अपने से आगे वाले हैं उसकी नकल तो कम से कम सही से कर लें। आज का जो तमाम सेलिब्रेशन ऐसे होते हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने ये मैसेज डाला और मुझे लगता है 4 या 6 का शायद आ गया होगा कमेंट कि ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड है। मुझे 1100 के आसपास या 1200 के आसपास जो हमारा त्योहार इस समय चल रहा है वो मैसेज मुझे जरूर मिले, 1200 मैसेज। और एजुकेशन की चीजें जो है 3 या 4 मिली। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो गलत है, ठीक है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। और इस चीज को अप्रिशिएशन अभी हमारे साथ साथ जुड़े हैं
केएल पाल जी, आप एक नवयुवक हैं, इतना एफर्ट लगा रहे हैं, इतने एनर्जेटिक तरीके से आपने अपनी बातें काफी समय दे करके बात की आपने, और वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं, हम लोग सही ट्रैक पे हैं। और ये आप लोगों का जो मार्गदर्शन, प्रेरणाएं जो मिलती रहती हैं, उत्साहवर्धन होता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो सही दिशा में है। और सर मेरा उद्देश्य बस ऑब्जेक्टिव उस पे है, जो आज के 10 साल पहले हम लोगों को जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए था, सही रास्ता मिलना चाहिए था, वो जो नहीं मिला है, वो एक जो टीस है उसकी भरपाई करने का प्रयास है। अब हमारा छोटा भाई जिसमें जो एबिलिटी है, अगर वो करना चाहता है तो वो बगैर मार्गदर्शन के अभाव में कहीं गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है। संदेश हमारा वीडियो बनने लगा तो ग्रुप में चला जाएगा, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, और लोग इससे संतुष्ट होने लगे कि मैसेज अब हमें हमारे तक संदेश आ जाता है। महत्वपूर्ण हमारे पैनलिस्टों ने जो अच्छी विचारधाराएं, अच्छी बातें शेयर की हैं, अच्छे अनुभव जो बताए हैं, वो महत्वपूर्ण है, और उनके संदेश को हमें ग्राउंड लेवल पर ग्रामीण अंचलों में पहुंचाना है, जो कहीं ना कहीं इससे दूर हैं। गांव में नेटवर्क काम नहीं करते, शहर में तो हम नेट चला ही नहीं पाते, गांव के बच्चे से क्या अपेक्षा करेंगे। तो बहुत दिक्कतें हैं। कुछ लोगों के फोन आए कि सर आज हमारे खेत में रोपाई चल रही, कटाई चल रही है, ये बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें सर पॉजिटिव चीजों पे फोकस करना है। फिर भी अगर हमारे कोई भाई कुछ कहना चाह रहे हो तो प्लीज, समय थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ बोलना चाहें, नहीं तो हम लोग वाइंड अप की तरफ। सर मैं भी दो मिनट दो क्या, मैं भी। चलिए सर समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन फिर भी बोले सर, बोले। मेरा कहना यही है कि संख्या जैसे कम हो रही है, तो कोशिश ये हो कि एक दूसरे को एक्सटेंड करें और इस चीज को बताएं और जोड़ें। संख्या अभी मैं देख रहा हूँ पहले ज्यादा थी, अब कुछ कम हो रही है, बिजी हैं लोग, व्यस्त हैं। फिर भी प्रयास अगर हम लोग करेंगे तो संख्या ये बढ़ेगी, बच्चों की भी संख्या बढ़ेगी। और मेरा उद्देश्य एक ही है कि ज्ञान प्राप्त हो और उस ज्ञान से जो है कुछ विकास हो समाज का, उद्देश्य एक ही है। थोड़ा सा मुझे स्ट्रिक्टनेस ये अच्छी लगती है कि लोग सुनना पसंद कर रहे हैं और बच्चे क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है। तो जब क्यूरियोसिटी पैदा होगी तो ऑटोमेटिक सी बात है, वो डिस्कवर करेगा, कुछ न कुछ खोज करेगा बच्चा। बिल्कुल। बहुत बढ़िया आपका ये प्रोग्राम है, धन्यवाद इसके लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि फील्ड हमारा थोड़ा आर्मी का हो गया, तो ये डिफेंस वाले लाइन वाले बेचारे बहुत व्यस्त रहते हैं। बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो कहीं ड्यूटी पे होते हैं, कोई एयरपोर्ट पे खड़ा है, तो कोई कहीं किसी ड्यूटी में लगा हुआ है। उन लोगों को अलाउ नहीं होता मोबाइल फ्रेंडली मतलब खोलने का। और जबकि हमने लाइन में बोला कि हमें लग रहा है मैसेज कि इस फील्ड के लोगों को ही जुड़ना है, तो इन चीजों को रिमर को हम ही लोग थोड़ा सा ब्रेकअप करने का, और एक सबका दायित्व है। आप आपके 4 रिश्तेदार होंगे, 8 लोग, कितने लोग जुड़े हैं? हमारे 4 रिश्तेदार होंगे, कितने लोग जुड़े हैं? मैटर यहाँ इस पे डिपेंड करता है। ये सबका दायित्व है, और सब लोग मिल करके करेंगे तो सक्सेस निश्चित है होनी है। तो कहीं ना कहीं हमारे इन संदेशों को, हमारी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य है, तो पहुंचेगा। और जैसे हमने कहा कि इसका अगर ट्रांसलेट मलयालम में हो सकता है, तो वो हमारे ग्रामीण अंचल के भाई तक के संदेश नहीं जा सकता है, बिल्कुल जाएगा। चलिए, हम लोग ऑलरेडी लेट हैं। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर लवकुश पाल सर आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा विचारधारा अपनी रखें। डॉक्टर लवकुश पाल। धन्यवाद सर। आवाज आ रही सर? जी सर। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा सर। पिछले 4 कार्यक्रमों से मैं जोड़ रहा हूँ लगातार, और सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे रहे। अच्छे वक्ताओं को बुलाकर आपने जानकारियां दी। बल्कि एक जो संख्या वाली प्रॉब्लम आ रही है सर, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब जुड़ेंगे तभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। और भाई जितने ग्रुप, मेरे लगभग 10-12 ग्रुप बिरादरी के चलते हैं अपनी कास्ट के, सब में आपका मैसेज, मतलब जो आपका पंपलेट आता है वो, और नीचे जो मीटिंग का कोड रहता है वो, ये फॉरवर्ड कर देते हैं हर जगह, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। तो कोशिश यही रहती है कि कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा लोग साथ जुड़े और लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। सर अपना परिचय आप नहीं, बहुत अच्छा रहता है सर ऐसे ही। जी सर। अपना परिचय सर आपने नहीं। मैं सर डॉक्टर लवकुश पाल सर, मेरा नाम डॉक्टर लवकुश पाल। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जनता महाविद्यालय अजीतमल औरैया डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है,
उसमें एग्रीकल्चर में सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है एक, उसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और रहने वाले सर फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, खागा और थाता क्षेत्र, जिन लोग पता हो। इलाहाबाद से मेरी सर इंटरमीडिएट हुई थी कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज से, तो 2 साल में इलाहाबाद भी रहा हूँ सर। इसके बाद BSc AG मेरी चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर से, और MSc प्लस PhD जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस से हुई थी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोगों के जो प्रेरक शब्द हैं ये बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं हमारे कार्यक्रम को बढ़ावा देने में, और इसी की हमें सख्त जरूरत है। अब मैं अनुरोध करूंगा इंजीनियर डिम्पल पाल मैडम से कि मैडम आप अपना अनम्यूट करें और आज के विषय पे थोड़ा सा 2 लाइन बोलें, और आज के प्रोग्राम का कंक्लूजन टाइप में दें। डिम्पल पाल मैडम। नमस्कार सर जी, और यहाँ आए हुए सारे वक्ताओं को मेरा नमस्कार। यह आज का जो सेशन था बहुत ही बढ़िया हुआ। इनफैक्ट मैं ये चाहती हूँ कि हम किसी तरह से अगर कुछ ऐसे ये प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकें, जिसकी प्रॉपर टाइमिंग और इनविटेशन कैसे जाना है, कितने ग्रुप्स को जाना है, इसको कैसे पहले ही टाइम से पहले ब्रॉडकास्ट किया जाए, इसका टाइम स्पैन सही से किया जाए, ये एक्चुअली स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। हालांकि हम जो अभी तक भी जहां पर भी पहुंचे हैं ये बहुत ही बढ़िया काम हुआ है, और इससे भी बहुत बढ़िया हम काम कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर कि हम सब में वो पोटेंशियल है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। मैं खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से आई हूँ, तो मेरा एक स्पेशल इंटरेस्ट है। मेरे घर में भी ऐसे हैं, मेरा कजन है जो कि कमांडो ट्रेनिंग में मैं चाहती थी वो बोले, पर इतना हाई सिक्योरिटी है कि वो घर पे भी जब बात करता है तो मैं कहाँ हूँ ये मत पूछो, क्या कर रहा हूँ ये मत पूछो, मैं ठीक हूँ बस। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जो आप लोग ने आज भाषण दिया है या जो भी आपने वक्तव्य रखा है बहुत ही मीनिंगफुल है, और हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं जितने भी आर्मी से रिलेटेड लोग हैं। We are very proud of you that you're giving not only your service, but you're giving your heart and your soul out to this country. Very proud of you all. Thank you so much for joining, and this was amazing session. और ये आप कभी मत भूलें कि आप लोग ही फ्रंट हैंड है इस देश के, भारत के, और आपकी वजह से बाकी जनता सुरक्षित है। आपकी वजह से ही हम सब अपने अपने घरों में अच्छी तरह से खुशहाली से जी रहे हैं, और आप अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम लोगों के लिए। सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू ऑल। आई एम श्योर आगे आने वाले सेशंस में बहुत सारी बातें हम बोलेंगे, बहुत सारे और टॉपिक्स लेके आएंगे, और मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाले सेशंस में जो वुमेन कमांडर्स है, जो वुमेन आर्मी पर्सन है, उनको हम ढूंढ के लाएं कि वो अपने इंस्पिरेशन स्टोरीज बताएं, ताकि हमारी लड़कियां भी आगे चल के एयर मार्शल या आर्मी कमांडोज ये सारी चीजों में उतरे, और हमको उन पर भी उतना ही प्राउड फील हो। सो थैंक यू सो मच। और सर जी आपने ये आज का जो सेशन रखा है, इट वाज अमेजिंग। मैं चाहती थी कंट्रीब्यूट करना, बट इवेंचुअली मेरी फैमिली की तरफ से नहीं हो पाया क्योंकि उनके रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो नहीं आ पाए। बट स्टिल थैंक यू सो मच, और जितने भी आए हुए हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। We'll try to keep this momentum high. We'll try to keep more information. ज्यादा से ज्यादा information इकट्ठा करें, ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट लोगों को बुलाएं। ये हम अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आपने हमारे शब्द कहीं ना कहीं थोड़ा सा ले लिए। मैं ये कहने जा रहा था कि चूंकि महिलाओं की भागीदारी थोड़ी सी कम है, तो ये जितनी भी महिला पैनलिस्ट कभी किसी कारण से कभी कभी जुड़ी हैं, वो उन सबका दायित्व है, उनको प्रेरित करें। और हम भी प्रयास करते हैं कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, और जब तक उनकी भागीदारी नहीं होगी तब तक जो हमारे बच्चों का एजुकेशन पैटर्न है, किस रास्ते पे बच्चों को लेके जाना है, तब तक वो सही दिशा में सही रूप में नहीं आ सकता। तो इसमें बहुत ही अहम रोल है आप लोगों का, और आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि उस फील्ड को जितना से ज्यादा संभव हो प्लीज इस प्रोग्राम से जोड़ें, और हमारे इस विचार को, जो हमारे बुद्धिजीवी अपनी बातें शेयर करते हैं, उनको
उनकी अच्छी बातें जो है उन तक पहुंचे और वो प्रेरित होकर के इस फील्ड में आए। बहुत स्कोप है, स्कोप की कोई कमी नहीं है। जेनेटिकली हम लोग बहुत स्ट्रांग है, तो हमें लगता है खाली उसमें भागीदारी करने की जरूरत है। और जैसा कि अभी आज हमारे साथ जुड़ी थी एएसपी रुक्मणी गलांडी मैडम भी जुड़ी हुई थी, तो ऐसी प्रतिभाएं हैं जो हमारे साथ, उन्होंने अपनी कहानी थोड़ी सी बताई थी कि मुझे कोई तैयारी के बगैर मैं खाली दौड़ में शामिल हो गई थी और तमाम तैयारी कर करके आने वाले बच्चे भी हमसे पीछे हो गए थे। मैं जोश से, मुझे लगा और मेरी गरीबी को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए महसूस करके मैं दौड़ गई कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में इसको अचीव करना है। और वो दौड़ में अपने आप को सबसे आगे रखने में सक्षम हुए। तो जुनून की जरूरत है, सक्षमता जीन्स में हमारे मौजूद है, ऑलरेडी फिजिकली हम स्ट्रांग हैं, उसका हमें यूज करने की जरूरत है, मात्र दिशा की जरूरत है। और जैसा कि आपने ऑलरेडी बताया कि जो डिफेंस सेक्टर होता है वो बहुत सिक्योरिटियल होता है और लोगों को अपनी बातें पब्लिक फोरम में आकर के बोलने का बहुत समय नहीं मिलता, पब्लिक लाइफ से इनको काट के रखा जाता है। फिर भी इन लोगों ने अपना इतना अहम समय दिया हम लोगों को मार्गदर्शन देने में, हम लोग इनके आभारी हैं। हम इनको सैल्यूट करते हैं कि जो इन्हीं की बदौलत कहीं ना कहीं हम चयन की नीयत सोते हैं, तो हमें इनका आभार व्यक्त करते हैं और करना चाहिए। और आप लोगों का मार्गदर्शन हमें सदा मिलता रहेगा। हम तो ये भी चाहेंगे कि सबका अगर सजेशन हो और लोगों से बातें करते हैं, आप सब लोग बच्चों के मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं। एक आर्मी के बच्चे जब भी कोई वैकेंसीज आए, ऐसा कुछ आए, किसी के पास भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो, किसी गांव में अच्छे खासे संख्या में बच्चे तैयारी करते हो, वहां तो हो, तो और भी समाज और भी क्षेत्र के बच्चे वहां जाकर के 1 महीने 15 दिन तैयारी कर लें। और मुझे लग रहा है अगर उनको थोड़ा सा इतना मार्गदर्शन मिल जाए तो उनको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस पे हम लोग विचार करें और सबसे रिक्वेस्ट करते हो सब लोग रेडी हैं, जैसे कि आप इंस्पेक्टर राम अभिलाष जी हैं, राजेंद्र जी हैं, ये सब लोग कहते हैं कहाँ हमारी जरूरत है, कहाँ पे आए, इस समय भी देने के लिए तैयार हैं। अब हम ले नहीं पा रहे हैं, हमारा दुर्भाग्य है। इस इंपॉर्टेंस को कौन समझाएगा, उस रिश्तेदार को, उसको कौन समय देगा, क्योंकि आप शहर में सब देकर के समय देना आसान नहीं है, लेकिन आप इसके माध्यम से तो आज उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का हमें सही दिशा में यूज करना है और हमें खाली पॉजिटिव चीजों पे गौर करना है, कोई निगेटिव बात नहीं करनी है। हमें हमेशा जोड़ने वाली बात करनी है, ना कि कभी तोड़ने वाली। और जिंदगी का ये फार्मूला है जो सक्सेस हुए हैं कि हमेशा हम 10 बातें जो याद रखते हैं, मुझे लगता है कि 8 बातें वो होती हैं जो हमें परेशान करती हैं। हम 2 बातें भी वो याद नहीं कर पाते जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाती हैं, जिसकी सहायता से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज उन 2 बातों पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए, उस 8 को निगलेक्ट करिए, वही आपको रास्ता देगा। और अपनी पूंजी को समझिए, सक्षमताओं को समझिए क्या कर सकते हैं। तो हमें शिक्षा और एंटरप्रेन्योरशिप, व्यवसाय को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपने आप को आगे लाना होगा। और मैं चाहूंगा कि इंजीनियर हितेन पाल सर से कि प्लीज आप सभी का धन्यवाद देते हुए हम लोग प्रोग्राम को समाप्ति करें। और इंजीनियर हितेन पाल सर। थैंक यू राजमणि जी, मुझे टाइम देने के लिए। सूबेदार राजेंद्र कुमार पाल जी ने बहुत अच्छा समझाया और उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कशन किया, जिससे हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, ऑफ कोर्स जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं। और उन्होंने इतने क्लियर कट आइडियाज़ दिए कि मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता है उसको भी सब कुछ पता चला। और हमारे राम अभिलाष पाल जी ने बहुत अच्छा बोला, उन्होंने थोड़ा कम समय लेके बहुत ही जो सटीक बातें थी वो हमें समझाई। और उन्होंने हम लोग के लिए समय निकाला, हमारे पैनल के लिए समय निकाला, बहुत उसके लिए आभार है सभी जितने भी बिज़ी, क्योंकि जो आर्मी और ये फोर्स वाले बंदे होते हैं उनको छुट्टी लेना बहुत मुश्किल होता है। और कैसे इन्होंने वक्त निकाला हमें दिया, उसका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि हमारे पाल समाज में, हमारे पाल कम्युनिटी में बच्चों को अवेयरनेस बहुत कम है, हम लोगों को चीज़ें पता ही नहीं है। सबको डराने वाले बच्चे को डराने वाले लोग मिल जाते हैं कि ये तो कर ही नहीं सकते हो, ये तो कर ही नहीं सकते हो। तो हम लोग यही बोलते हैं, बेटा बस मेहनत करो, आगे बढ़ो, डरना किसी चीज़ से नहीं है। और आपने उसी का ही हमें एग्जांपल दिया, हमारे बच्चों को समझाया। राम अभिलाष जी धन्यवाद उसके लिए, आपने बहुत अच्छे तरह से हमको मोटिवेशन दिए। और वकील पाल जी ने बोला उसके बाद में, बहुत अच्छा लगा सुन के, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें बताई। और इस सब चीज़ों से हम लोग धीरे से, जो हमारा प्रयास है अपनी समाज के लिए कुछ करने का, हम लोग धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन जितना जिससे हो सकता है वो करें। और हम जहाँ पर भी है, हमारा मेन जो मोटिव है
वो शिक्षा के विस्तार का है। हम लोग शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे समाज में अगर सब पढ़े लिखे और बहुत अच्छे एजुकेटेड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एंटरप्रेन्योरशिप और जो भी प्रोग्रेस है वो होती चली जाएगी। तो हमारा मेन फोकस पढ़ाई को लेकर ही होता है और एजुकेशन से रिलेट करके चीज़ों को हम लोग सबके पास में जाते हैं, सबसे टाइम लेते हैं कि सर आप टाइम दीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने ट्राई किया, राजमणि जी करते हैं, हमारा पूरा टीम करता है, लेकिन इसमें इतने सारे बिजी लोग थे। मैंने बहुत लोगों से बात किया, उन्होंने बोला हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी, हम टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो जितने लोग पैनल से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला और हमारे इस इवेंट को आप लोगों ने सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और ऐसे ही हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहिए। समाज को आगे बढ़ाना है, हमारी पहल है, हम लोग को बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, जो भी जितना कंट्रीब्यूट करता जाए। और राजमणि जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छे इवेंट्स कराते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उनको बहुत दिल से धन्यवाद कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें मतलब मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल जो उनका मोटिव है वो बियॉन्ड दैट वो पहुँचे और सारे लोगों में पहुँचे बात। हम लोग ऑल इंडिया के, हम लोग इंटरनेशनल लेवल तक इस पैनल को पहुँचाना चाहते हैं, सो दैट हमारे लोग जो भी बहुत अच्छी जगहों पर पहुँच गए हैं वो हमें हेल्प करने आगे बढ़े, क्योंकि सबके हेल्प से ही ये काम हो पाएगा। बहुत बड़ा काम है, हम लोग छोटा टारगेट नहीं है, हमारे पूरे समाज के लिए है। तो मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, जो लोग हमारे साथ आज जुड़े और जो लोग नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहें। धन्यवाद सभी का, प्रणाम। राजमणि जी अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट नहीं हुआ है। राजमणि जी अनम्यूट नहीं हुआ है। जी 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 सर, थैंक यू सर। ये हम सभी लोगों की प्रेरणाओं का ही वो प्रतिफल है कि ऐसे टाइप के चीजों को किया जाए। और हितेंद्र सर तो हमारे एकदम तहे दिल से, एक बार कहा नहीं गया कितने एफर्ट से आप जो है इतने बेसतम रहते हुए भी जो है समय देते हैं। और कहीं ना कहीं ये हम लोगों का एक सौभाग्य है और कहीं ना कहीं ऐसे ही प्रोग्रामों की देन है कि जो हम लोग कहीं जुड़ पाए हैं और इन चीजों का जो है बढ़ावा मिल रहा है। और सब लोग मिल करके कहीं ना कहीं हमारे या जो भी हैं, हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए हमारे काम और सरल हो जाते हैं। और चीजों को हम अपनी समस्याओं को ना शेयर करें, उस पर चूंकि ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं निगेटिविटी आती है। हमें ऊर्जाओं की कोई कमी नहीं है। सर ने जैसा कहा, प्लीज आप लोग कोऑपरेट करें। और एक चीज और सबसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के जानने में जो भी कोई भी रिसोर्स पर्सन हो, प्लीज उनसे हमें रूबरू कराएं। अगर लगता है कि उनकी बातें, वो इस फील्ड के एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, उनकी बातें बच्चों तक पहुंचनी है, तो प्लीज उनका हमें डिटेल दें, उनसे हमें बातें कराने का प्रयास करें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, तभी इसकी सार्थकता है। सब लोग अपने व्यस्ततम समय में से, अपने कार्य में से समय निकाल करके देते हैं, तो ही उसकी सार्थकता सही दिशा में जाएगी और हमें अच्छा लगेगा। और हमें बी पॉजिटिव के साथ जोड़ने पे काम करते हुए, जोड़ने वाली विचारधारा कहीं पे भी, व्हाट्सएप कहीं पे भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है। जो पूछिए उसी के बारे में चर्चा करनी है, किसी पे गलत कमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नया व्यक्ति कोई आएगा नहीं। फला व्यक्ति खराब है कहने से क्या मतलब है? सक्सेस वही आपकी सीट पे बैठा है, उसको गलत बोल देंगे तो किसके पास जाएंगे? तो प्लीज थोड़ा सा वो आपके लिए खड़ा हो रहा है 10%, दैट्स ओके, वो कल 20 में कन्वर्ट होगा, 30 में, 40 में होगा। लेकिन आज ही आपने बंद कर दिया, थोड़ा सा बोल दिया नहीं अब ठीक नहीं है, तो वो भी बंद हो जाएगा। तो प्लीज बी पॉजिटिव के साथ, और एक दिन जरूर हम लोग उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे और हम लोगों का जो जुड़ाव है ये कहीं ना कहीं रंग लाएगा। और पुनः मैं सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, हमारे जो भी सहयोगी हैं, हितेंद्र सर, अभिलाष जी, राजेंद्र सर, हमारे आज गिरीश सर जी भी, वकील पाल जी, जो भी लोग हमारे एक तरीके से हमारे मित्रवत हैं आप लोग, और कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रेरणाओं की देन है कि ये चल रहा है। पुनः हम लोग किसी प्रोग्राम में पुनः मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।